हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं सर, बता दीजिए। आज हम कौन सा चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, एक बहुत ही प्यारा सा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। बहुत ही प्यारा अध्याय है ना। अब इस अध्याय के बारे में बात करें तो देखो, अब तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। अब तक हमने लोकतंत्र के बारे में बात की, लोकतंत्र होता क्या है उसके बारे में हमने बात की, जो लोकतंत्र है वो क्यों होना चाहिए उसके बारे में हमने बात की, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में जो हमने बात कर ली, अपने संविधान के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन अब किसकी बारी है भाई। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि भैया देखो, लोकतंत्र जो होता है उसमें क्या होता है कि हम अपने नेता को चुनते हैं। हम, हमारा जो नेता है, हमारा जो प्रतिनिधि है, हम उसको जो है चुनकर भेजते हैं। और वो जो प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है, वो जो प्रतिनिधि होता है वो हमारे लिए निर्णय लेता है। मतलब हम जो है अपना, हम जो है क्या कर रहे हैं, हम किसी एक प्रतिनिधि को भेज रहे हैं कि भाई तू जा, और तू जाके क्या करेगा, तू जाके जो है हमारे लिए निर्णय लेगा, है ना, हमारे लिए डिसीजंस लेगा। उसको आप जो है भेज रहे हो चुनकर। अब यहां पर होता क्या होगा, चुनाव का कोई ना कोई तो तरीका होता होगा ना, किस तरीके से चुनाव होते हैं। तो वही जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भाई जब चुनाव का टाइम आता है तो यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं भाई, किस तरीके से चुनाव होते हैं। क्लियर हुआ। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से अलग अलग जो आप बोल सकते हो जो चुनावी जो कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, जैसे हम बात करें जो भी बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, किस तरीके से वो जो है चुनाव का प्रचार करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो भाई हम इसमें किसके बारे में बात करेंगे, तो चैप्टर की बात करें, नागरिक शास्त्र का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसका हम वन शॉट करेंगे, मतलब एक ही लेक्चर में आपको जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं भाई, अगर किसी बच्चे ने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से, मतलब जो ये लेक्चर है अगर देख लिया अच्छे से, तो उसको किसी भी चीज की जो जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कुछ दूसरा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्लियर हुआ। आपको कुछ दूसरा अध्याय जो है पढ़ने की या फिर कोई दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चैप्टर होगा बड़े ही कम समय में करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर मैं बात करूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करूं, अगर मैं चुनावी राजनीति की बात करूं तो बेसिकली इसमें आप समझ गए होगे आप, है ना। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, चुनाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं। अब क्योंकि लोकतंत्र है तो भाई चुनाव से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो भाई इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा रुक जाइए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण कहां का देखेंगे, तो हम भाई हरियाणा राज्य का जो है उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना। पहले जो हमारे हरियाणा में जो क्या हुए थे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, रुको। हाँ, जो हरियाणा में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे उसका एक उदाहरण देखेंगे हम। और उसके बाद फिर हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई हम अगर बात करें लोकतंत्र में और चुनाव में बात करें तो भाई एक जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टियों के बीच में, उसकी हम बात करेंगे। चुनावी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना। अब होता क्या है भाई, अब यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। अब ऐसे तो बहुत अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई कोई भी एक एरिया है जहां से आप अपने नेता को चुनकर भेजोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ। ये सारी जो चीजें, मतदान सूची के बारे में बात करेंगे हम। हाँ, चुनाव प्रणाली जो है किस प्रकार की होती है, चुनाव जो आयोग होता है इसका क्या योगदान होता है चुनाव को करवाने में, इसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करें, अब लोगों की भागीदारी के बारे में बात करेंगे, चुनावी नतीजों को जो है स्वीकार करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अब एक जब चुनाव कोई भी होता है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं तो उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे हम बात करें जैसे जो पाकिस्तान में हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ, मैक्सिको में हुआ, तो वैसा इंडिया में नहीं होता। क्लियर हुआ ना, कि भाई चुनाव में धांधलेबाजी करी जाती हो। क्लियर हुआ। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम जो है खुलकर जो है बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और बड़ा ही मजा आएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो सबसे पहले हम एक उदाहरण की बात कर लेते हैं भाई। तो भाई अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, हरियाणा की, हरियाणा का विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो बात हो रही है कब की हो रही है बेसिकली, तो आप देखोगे 1987 की बात हो रही है। क्लियर हुआ। 1987 की बात हो रही है। अब यहां पे आप देखोगे ना कि एक न्यूज़पेपर है, यानी कि एक अखबार है, उसकी एक कटिंग है और इसकी कटिंग जो है पूरी लिखी हुई है। पूरी कटिंग जो है, जैसे आधी रात की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे ना बहुत सारे पूरे शहर में भीड़ लगी हुई है भाई। लोग जो है अपने नेता का जो है इंतजार कर रहे हैं। क्लियर हुआ। और एक जो नए नेता, इनका नाम क्या है, जिनका नाम है चौधरी देवीलाल, इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और इन्होंने एक कैंपेन चलाया बहुत बड़ा, है ना। इन्होंने एक जो है बहुत बड़ा, आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा जो है कैंपेन चला रखा है। और आप देखोगे इन्होंने एक न्याय युद्ध नामक जो है आंदोलन छेड़ रखा है, न्याय युद्ध।
मतलब क्या हुआ, मतलब इन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1982 से 87 तक रही और इसने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बहुत सारे वादे भी किए कि भाई ये जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल बंद हो जाएगा, जितने भी कर्जे वगैरह दे रखे हैं वो सारे हम माफ कर देंगे, किसानों को जो भी कर्जे दे रखे हैं, व्यापारियों को कर्जे माफ हो जाएंगे। तो इन्होंने अलग अलग तरीके के वादे किए। हमारे हमारे जो चौधरी देवीलाल सिंह जो है, अच्छे पूरे तरीके से बढ़िया होता है ना, कि जैसे पूरा चुनाव का जो माहौल होता है, रैलियां वगैरह चल रही हैं और इनकी जो विख्याति जो है बहुत अच्छी खासी हो गई है ना, ये बड़े ज्यादा चर्चे में। और इन्होंने सारे वादे कर रखे हैं और इन्होंने अपना एक कैंपेन चला रखा है। इन्होंने एक भैया जो है अपना एक चुनाव प्रचार के लिए एक पूरा कैंपेन चला रखा है, न्याय युद्ध नामक, है ना। और इनका जो ये न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना और किसान जो है उनकी जो मांगे हैं या फिर किसान पे जो भी कर्जा है उसको माफ करना। और जो पिछली सरकार आई कांग्रेस, है ना, इसने क्या किया, इसने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, तो इसको हटाना ही इनका जो है मेन उद्देश्य है। अब हुआ क्या भाई, चुनाव हुए और चुनाव के बाद क्या होता है भाई, अब क्योंकि लोग जो थे वो पिछली वाली सरकार से बहुत ज्यादा नाखुश थे, ठीक है, यानी कांग्रेस से काफी नाखुश थे। तो अब हुआ क्या भाई, जब चुनाव हुए तो हमारे जो देवीलाल सिंह जो होते हैं वो जीत जाते हैं, है ना। उन्होंने जो वादे किए थे और वो भी पूरे करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जीतते हैं, जो वादे किए थे वो भी ये पूरे करते हैं हमारे देवीलाल सिंह, और ये क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं हरियाणा के। अब ये कहानी है भाई किसकी भाई, तो आप ये देखोगे ये कहानी किसकी है, तो ये कहानी हमारे हरियाणा वाले राज्य की। अब देखोगे करीबन ये चुनाव हुए, जब ये चुनाव हुए तो यहां पर चौधरी सिंह ने बढ़िया बढ़िया वादे किए और आप देखोगे जीत भी जाते हैं, और फिर अगले जब चुनाव होते हैं उसमें हार भी जाते हैं, फिर से कांग्रेस आ जाती है। तो सिंपल सी यहां पे बात बताई गई है। इस पूरे हम बात करें, पूरे उदाहरण की हम बात करें तो भैया अगर मैं विधानसभा की बात करूं, यानी कि जो आपके राज्य में जो भी इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसके लिए विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, समझ में आया। तो विधानसभा की इलेक्शन की मैं बात करूं तो 90 सीटें थी इसमें, 90 सीटें मतलब हरियाणा में 90 सीटें थी। हर एक राज्य में अलग अलग सीटें होती हैं, जितना वो राज्य बड़ा होगा उतनी जितनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी, है ना, जितनी ज्यादा उसकी जनसंख्या होगी उतनी यहां पर जो है सीटें होती हैं। तो विधानसभा की सीटें हर राज्य में अलग अलग होती हैं। तो अगर मैं विधानसभा की बात करूं, यहां पर जो है उस टाइम पर 90 सीटें थी और उसमें से आप देखोगे 76 सीट पे जो है इनको जीत मिली। सोच के देखो, मतलब बहुमत से जो है इनको बढ़िया तरीके से जीत मिली। और फिर अगली बार क्या होता है, अगली बार फिर से हार जाते हैं हमारे देवीलाल सिंह। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा रहा है कि भाई एक चुनाव में कोई नेता जो होता है जीत भी सकता है, हार भी सकता है, समझ में आया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से जो चुनाव का माहौल है वो एकदम गरम गरम है, और किस तरीके से भारत में जो है चुनाव किए जाते हैं, किस तरीके से एक पार्टी जो होती है दूसरे पार्टी में निशाना साधती है। जो पिछली सरकार थी इस पार्टी की, है ना, उस पर जो है निशाना साधा जाता है कि फिर से जो है ये सरकार न बना ले। क्लियर हुआ। तो यहां पर ये सब पूरा जो उदाहरण देके आपको बताया गया कि किस प्रकार से जो है यहां पर चुनाव किए जाते हैं, किस प्रकार से जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इसमें से अलग अलग जो आपके प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनकर आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले हम बात करें हाँ, तो जस्ट मैंने आपको ये बता दिया, पूरा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि भाई जब मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने, तो आप देखोगे तत्काल उन्होंने जो भी वादे किए थे वो पूरे कर दिए, लेकिन हालांकि जो है ये अगले चुनाव में नहीं जीत पाए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है भाई, अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये पूरे जो चुनाव की आपने प्रक्रिया देखी, जो भी हरियाणा में हुआ, जिस तरीके से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे ये चुनाव से जीते। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि भाई ये बताओ कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो यहां पर ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहां पर दे रखी हैं कि हमें क्यों पड़ती है, हम किसी दूसरी तरीके से सरकार नहीं चुन सकते, कि हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। हम क्यों जो है हर व्यक्ति जो है जो भी 18 साल से ऊपर का है वो अपने प्रतिनिधि को जो है चुनकर भेजता है, उसको वोट देकर भेजता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो जाके जो है बैठ जाएगा संसद में, है ना, विधानसभा में बैठेगा जाके, लोकसभा में बैठेगा, राज्यसभा में बैठेगा जाके। ऐसा क्यों होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहां पर उसी चीज की जो यहाँ पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई देखो, अगर हम बात करें लोकतंत्र की, है ना, एक हम बात करें कि भाई चुनाव नहीं हो रहे, एक ऐसी आप बोल सकते हो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पर कोई चुनाव नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे कि सर यहां पर सारे जो लोग हैं वो साथ मिलकर क्या लेंगे, साथ मिलकर जो है फैसले लेंगे। ऐसा होता भी था पहले, जिन देशों की जनसंख्या बहुत कम होती है वहां पर ऐसा ही होता है कि भाई वहां पर क्या होता है, वहां पर सारे जो लोग हैं वो मिलकर फैसला लेते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलो हम एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां पर किसी भी तरीके का जो है चुनाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में आप बोलोगे सर हो सकता है कि ऐसे में लोग जो है साथ मिलकर निर्णय ले रहे हो। लेकिन मेरा एक और सवाल आता है कि मान के चलो जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, अब उसमें लोग साथ कैसे बैठ सकते हैं। सोच के देखो, हमारे देश की देखो 140 से ऊपर जो है 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। अब ऐसे देश में आप देखोगे कि आप किस तरीके से सब लोग साथ बैठकर निर्णय लेंगे, है ना, पॉसिबल है या नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दूसरा तरीका होगा, कोई दूसरा तरीका तो होगा। तो आप देखो कि जैसे यहाँ पे पहला जो उदाहरण दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर ये संभव नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई जिन देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये संभव नहीं हो सकता, है ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास जो है हर मामले पर जो है फैसला करने का समय और ज्ञान हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर कोई इंसान जो है
मे भी हो सकता है कि भाई उस इंसान को जो है उस मामले में जो है ज्ञान ना हो उस चीज में, है ना, जिस चीज का निर्णय लिया जाना है। तो यहां पे हो सकता है अधिकांश जो है लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। अब होता क्या है, अब जनरली आप देखा जाए क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप उसमें वोट देते हो और आपका जो प्रतिनिधि जाता है वो आपके लिए निर्णय लेता है ना। प्रतिनिधि जो होता है वो आप अपने निर्णय कैसे ले रहे हो, आपने जिसको चुनकर भेजा है, जो आपका प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से जो है आप जो निर्णय ले रहे हो, मतलब आपका जो प्रतिनिधि आपने चुनकर भेजा है वो आपके लिए निर्णय ले रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे बोला है कि भाई क्या चुनाव के बिना जो है लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का जो है चुनाव किया जा सकता है। तो भाई इस पर थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं कि भैया हमें क्या करना है, हमें चुनाव नहीं करने बिना चुनाव के, है ना, बिना चुनाव के आप देखो प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है, मतलब बिना लोकतांत्रिक ढंग के। लोकतांत्रिक ढंग मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर किसी प्रकार का जो चुनाव नहीं हो रहा, एक हम जो है बिना किसी लोकतांत्रिक ढंग से जो है क्या कर रहे हैं, हाँ, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन रहे हैं। मतलब कैसे बताओ, देखो आइए ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का जो चुनाव जो है उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। अब आपने बोला कि देखो ऐसा है कि चुनाव वगैरह नहीं होंगे, है ना, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा और जितना ज्यादा अनुभव होगा वो क्या करेगा, वो यहां पर जो है वो नेता बन जाएगा, वो आपके लिए निर्णय लेगा। अब ये सही होगा या नहीं होगा, थोड़ा इस पे से गौर फरमा लेते हैं। मतलब आपने क्या बोला, आपने बोला कि देखो ठीक है ऐसा है, एक काम करते हैं, ये चुनाव वगैरह रहने देते हैं, बहुत खर्चे होते हैं इसमें। अब एक काम करते हैं कि भाई जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उम्र दराज है ना, बहुत ज्यादा उम्र दराज है या फिर उसके पास अनुभव है बहुत सारा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति शासन करेगा। अब ये क्या एक सही तरीका है, जानते हैं भाई। अब यहां पर देखो, क्या ऐसी जगह की जो है कल्पना करें जहां प्रतिनिधि का जो चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर, दोनों सिचुएशन ले लो, या तो उसकी उम्र और अनुभव के आधार पर हो रहा है या फिर उसकी शिक्षा जो है उसकी ज्ञान के आधार पर जो यहां पर हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आप देखोगे किसे जो है ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है वो आप कैसे तय करोगे। अब सोच के देखो भाई, ज्ञान की बात जब आती है तो ऐसे पता नहीं कितने ज्ञानी पड़े हुए हैं। अब आप ऐसे कैसे तय करोगे कि भाई ये जो लोग हैं जिनको तुम ज्ञानी बोल रहे हो, जिनको तुम अनुभवी बोल रहे हो, तो आपको कैसे पता, और ये क्या चीज होगी, क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई ये जो लोग हैं ज्ञानी है क्या या फिर अनुभवी है, उसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। इसमें परेशानी हो सकती है भाई, आप कैसे निर्णय लोगे कि भाई सामने वाला बंदा जो है ज्ञानी है। हो सकता है वो आपके लिए ज्ञानी हो, किसी दूसरे के लिए ज्ञानी ना हो सकता है वो आपके लिए अनुभवी हो, किसी दूसरे के लिए वो अनुभवी ना हो सकता है भाई। तो यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, अब मान के चलो एक और सिचुएशन लेते हैं कि मान भी लिया कि भाई ये परेशानी आपने दूर कर ली, मतलब इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया, तो फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा। तो आप देखोगे, लेकिन क्या फिर हम इस चुनाव को, हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें चुनाव तो हो ही नहीं रहे। मतलब आपने क्या बोला, आपने बोला कि भैया ये इंसान जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको बना दो, ये इंसान जो है बहुत ज्यादा अनुभवी है, इसको बना दो। लेकिन क्या इसको आप लोकतंत्र बोलोगे, नहीं बोल सकते भाई। कैसे बोलोगे लोकतंत्र, कैसे बोलो, क्यों, क्योंकि यहां पर जो आम लोग हैं, है ना, वो चुनाव नहीं कर रहे ना। क्या पता वो जो आम लोग हैं, क्या पता उसको पसंद भी करते हो ना करते हो, क्या पता जो बहुत बड़ी एक जनता है, जो गरीब जनता है, आम जो लोग हैं, शायद वो वोट डालते, अपने प्रतिनिधि को चुनते। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि वोट नहीं डाला जाएगा, सिर्फ अनुभव के आधार पर जो है या फिर शिक्षा के आधार पर जो है किसी को चुना जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, क्या पता जिसको आपने चुना हो उसको पसंद ना करते हो, है ना। क्या पता आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्ति चुना गया हो उसको जानते ही ना हो। तो ऐसे में आप बोल सकते हो क्या ये तरीका ठीक होगा, ये तरीका ठीक होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यार आप ये देखते हो यहां पर कि हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की जो है इच्छा के अनुरूप ही शासन करे। अब इस केस में क्या होगा, तुमने किसी को चुन लिया ऐसे करके, तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति जो है शासन कर रहा है वो लोगों के लिए कर रहा है, भाई लोगों की इच्छा के अनुसार कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपने लोगों से तो पूछा नहीं है, यहां पर चुनाव तो हुए नहीं है ना, चुनाव नहीं हुए यहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई वो जो प्रतिनिधि चुनकर आया है वो क्या पता इच्छा के अनुसार काम कर रहा हो, या फिर लोगों की जो उससे आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतर रहा हो या ना उतर रहा हो, मे भी हो सकता है ना। क्लियर हुआ। तो चलो हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वो अपने पद पर ना बने रहे। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे जो प्रतिनिधि, मान के चलो कोई चुनकर चला गया जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अब ये भी तो हो कि भाई जो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा वो अपने पद पे कैसे रह सकता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे चुनाव की हम बात करें कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो भाई कोई व्यक्ति अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भैया 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, और 5 साल बाद होगा क्या, 5 साल बाद फिर से क्या होगा, 5 साल बाद फिर से जो है आप अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हो। भाई इसने काम अच्छा नहीं करवाया, अगली बार चुनाव होंगे, उसको हरवा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो भैया जो चुनाव तो हो ही नहीं रहे, इस व्यवस्था में तो चुनाव नहीं हो रहे, तो फिर क्या करोगे। क्लियर हुआ। तो इसके लिए जो है ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें जो लोग हैं वो नियमित जो है अंतराल पर जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो भैया हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अब होता क्या, कोई अगर प्रतिनिधि आपका काम ठीक नहीं करवा रहा तो भैया ठीक है, बोल दो उससे 5 साल बाद तो मिलोगे ना, 5 साल बाद तो यही मिलोगे, हरा देंगे तुमको हम।
समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है, इसलिए आप देखोगे कि भैया हम अपने जो है प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करते हैं, तभी जो है आप देखोगे लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे जो आम लोग हैं वो जुड़े होते हैं। आप किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था ले आओ, लेकिन आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो लाभबंद व्यवस्था जो होती है वो हमारी लोकतांत्रिक चुनाव वाली व्यवस्था होती है कि भाई तुम क्या करवाओ, तुम चुनाव करवाओ, हर 5 साल बाद हर एक अंतराल पर जो है क्या होंगे भाई, चुनाव होंगे। और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आप देखोगे यहां पर लोगों को चुना जाए, लोगों को चुनकर जो है भेजा जाएगा। वो जो चुने हुए लोग हैं, जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आपने मत दिया है, वो चुनकर कहां जाएंगे भाई, वो जाएंगे और आपके लिए जो है निर्णय लेंगे, वो है ना, जो भी डिसीजंस लेंगे आपके लिए लेंगे। जो भी आप देखते हो ना संसद में जो लोग बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, वो कहां है, वो कहां से आए हैं, वो तुमने ही चुनकर भेजे हैं। एमपीज एमएलएज वगैरह जो होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, संसद जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, इनकी हम बात करें, विधायक की हम बात करें, ये चुनकर कौन भेजता है भाई, तुम ही लोग तो भेजते हो ना। और कौन भेजता है, मतलब तुम लोग नहीं भेजते, तुम तो अभी छोटे हो, जो तुम्हारे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो 18+ है, वो सब चुनकर भेजते हैं उनको। क्लियर हो? कहीं कहीं से जो है ऐसा थोड़ा ना अपने आप आके बैठ गए हो, आपने उनको चुनकर भेजा है, वो आपका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आप देखो भाई, अब जैसे मैं चुनाव की बात करता हूं, है ना, अब जैसे चुनाव में जो मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, वो क्यों चुनाव कर रहे हैं, मतलब उनके जो जब वो चुनाव करते हैं तो उनके मन में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज क्या होती है कि भाई जिसको वो चुनेंगे वो उनके लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, हमको इनको एक इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है, लॉ मेकर, कानून भी बनाते हैं मतलब ये लोग। अब जैसा आप देखोगे ना, विधायिका जो होती है, विधायिका जो होती है उसका कानून बनाने का काम होता है। तो ये जो विधायिका है, इसको किसने चुनकर भेजा है, लोगों ने चुनकर भेजा है। समझ में आया? तो ये जो लोग हैं जिनको आप चुनाव कर रहे हो, तो ये आपके लिए आगे चल के कानून भी बनाएंगे, है ना। ये जो सरकार जो है ना, जो लोग सरकार बनाते हैं, जिनको आपने जिताया है, वो आप देखोगे आपके देश के लिए और आपके लिए बड़े बड़े फैसले भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे जो जिन व्यक्तियों को आप चुनकर भेज रहे हो ना, तो वो ये सारे काम करेंगे। आप आगे देखोगे वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश भी करने वाली पार्टियों का जो है चुनाव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो भाई आप यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं वो अलग अलग आधार पर होते हैं, उनके बारे में हम जो है बात करेंगे, उनके बारे में हम जो है डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें। तो चुनाव को लोकतांत्रिक होगा, तांत्रिक, है ना, लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, क्या भाई किसी चुनाव को आप लोकतांत्रिक कैसे मान सकते हो, किस आधार पर जो है किसी भी चुनाव को आप जो है लोकतांत्रिक मानोगे, है ना। तो इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, मतलब कब वो आप बोलोगे कि जो फलाना चुनाव हुआ है ये एक लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। जैसे क्योंकि हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था, है ना, लोकतंत्र क्या और क्यों, उसमें हमने यही तो जाना था, लोकतंत्र क्या और क्यों की हम बात करें, तो वहां पर हमने पाकिस्तान का उदाहरण देखा, सऊदी अरेबिया का उदाहरण देखा, चाइना का उदाहरण देखा। अब कहने को तो चाइना में भी चुनाव होते हैं, अब कहने को तो पाकिस्तान में भी चुनाव हुए थे, क्या वो लोकतांत्रिक ढंग था या नहीं था? नहीं था भाई। लोकतंत्र क्या और क्यों आपने आई होप चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया अगर ये पाकिस्तान की बात करूं, मैं मैक्सिको की बात करूं, मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, चाइना की बात करूं, चाइना तक अपने आप को क्या बोलता है, लोकतांत्रिक देश बोलता है, लेकिन असल में चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, चुनाव तो वहां पर भी होते हैं। तो आप कब बोलोगे कि भाई कोई भी चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक चुनाव है? पहली कंडीशन जो है यहां पर, पहली जो शर्त है यहां पर वो क्या है कि भाई देखो, अगर किसी भी चुनाव की मैं बात करूं है ना, तो आप देखोगे हर किसी को जो है चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, वयस्क है अगर वो, है ना, वो क्या कर सके भाई, वो जो है वोट डाल सके, पूरी जो है सुविधा होनी चाहिए। यानी कि हम बात करें जो कोई भी, है ना, किसी को भी जो है मताधिकार, और हर किसी को जो मत का जो है समान मूल्य मिलेगा। पहली बात क्या है भाई, सबको जो मताधिकार मिलेगा, मतलब चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको जो है मताधिकार दिया जाएगा। प्लस यहां पर आप देखोगे हर किसी की वोट की जो है एक वैल्यू होगी, एक मूल्य होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी साहब आएंगे वोट डालने के लिए तो उनके एक वोट की वैल्यू 10 के बराबर होगी तुम्हारे, है ना। जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो उसकी एक वोट की सिर्फ एक मूल्य होगा, तो ऐसा नहीं है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, अमीर अमीर लोग हो, उन सबके वोट की वैल्यू जो होगी, है ना, मूल्य जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी जो कंडीशन हमारी, दूसरा जो हमारी शर्त है वो क्या है, चुनाव में क्या होने चाहिए भाई, चुनाव में जो है विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पार्टी हो। जैसे मैं चाइना की बात करूं, वहां पे तो एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, उसके अंडर में बहुत सारी पार्टियां हैं, और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दूसरी पार्टियों को टिकट देती है, और टिकट भी किसको देती है, अपनी ही पार्टियों को देती है। समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में हो क्या रहा है, चुनाव में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है। मतलब कहने का यह है कि मान के चलो रेस चल रही है और रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति दौड़ रहा है। समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं किसकी यहां पर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि चुनाव में क्या होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए, कम से कम दो पार्टियां तो होनी चाहिए, दो दल तो होने चाहिए, दो दल होने चाहिए। जैसे अमेरिका की बात करूं, वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। मैंने जैसे हम भारत की बात करें, यहां पर तो एक अलग अलग है ना, बहुविकल्पी दल है, यहां पर तो अलग अलग दल है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, है ना, सपा की हम बात करें, बसपा की हम बात करें, हम बात करें कांग्रेस की, तो बहुत ये तो मैंने जो पार्टियां बहुत ज्यादा मशहूर है उनकी बात की है मैंने। ऐसे तो आप देखोगे, आप जैसे राज्य स्तर पर देखोगे बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इंडिया में तो आप देखोगे 1600-1700 पार्टियां,
तो भारत में तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उतनी ज्यादा क्या होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास जो है विकल्प होंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो अगर हम बात करें पार्टियों की और उम्मीदवारों की बात करें हम, उनको जो है चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए जो है विकल्प का पेश करें। समझ में आया? यानी कि हमारे पास विकल्प होने चाहिए। मतदाताओं की हम बात करें, मतलब मतदाता कौन होते हैं? जो वोट डालते हैं, है ना। उम्मीदवार कौन होते हैं? जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा वहां से किसी फलाने जगह से ये उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो भाई जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इनको पार्टी में टिकट मिला हुआ है, तो उसकी हम बात करें तो यहां पर उस चीज की जो यहां पर बात की जा रही है। यानी कि क्लियर हुआ? यानी कि सिंपल से यहां पर बोला जा रहा है कि भाई देखो, जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार का मतलब क्या है यहां पर, कि जो चुनाव में खड़ा हो रहा है। क्लियर हुआ? तो पार्टियां और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आजादी हो, प्लस प्लस क्या हो यहां पर, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूं, मैं जो है अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकता हूं, जनता जो है मेरे को वोट देगी अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आप देखोगे कि उम्मीदवार को ना चुनाव में लड़ने की आजादी है भाई। निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, अकेले खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको आजादी होनी चाहिए। और यहां पे दूसरी बात क्या बोली जा रही है? दूसरी बात बोली जा रही है मतदाताओं के लिए। मतदाता मतलब जो वोट डालेंगे, है ना। मतदाताओं की अगर मैं बात करूं तो इनके पास विकल्प होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो रहा हो। अरे भाई ऑप्शन होने चाहिए, है ना। लाइफ में हमेशा ऑप्शंस रखा करो कि ये नहीं तो ये सही, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4-5 ऑप्शन रखा करो हमेशा अपने पास। तो यहां पर भी वही बोला जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही विकल्प हो चुनने के लिए, सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। तीसरी जो हमारी शर्त है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई तीसरी शर्त यह है कि भाई चुनाव जो होंगे वो क्या होंगे भाई, वो नियमित अंतराल में होंगे। अंतराल का मतलब क्या होता है भाई, एक समय होना चाहिए, उसका निश्चित समय होना चाहिए। जैसे भारत की हम बात करें तो जो भी चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं सर। कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। 5 साल बाद आपको जो है यहां पर नियमित रूप से जो है चुनाव देखने को मिलेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं चुनाव की। तो तीसरा जो यहां पर, अगर आप किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बोल रहे हो, लोकतांत्रिक बोल रहे हो, थोड़ा सा यहां पर सही कर लेना बेटा, ठीक है, लोकतांत्रिक बोल रहे हो, तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई, यहां पर सिंपल सा बोला जा रहा है कि चुनाव जो है वो नियमित रूप से नियमित अंतराल के में होने चाहिए। नए चुनाव जो है कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। तो भाई हर वर्ष की बात करूं मैं कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कुछ प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव हो। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि भाई ये यहां पर सुनिश्चित रहता है कि भाई यहां पर जो लोग हैं वो यहां पर क्या ले पा रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं कि भाई हमने जो है सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाया था पिछली बार, लेकिन अब क्या है भाई, चुनाव हो रहा है तो हम प्रतिनिधि को बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प भी हैं और हर एक अंतराल में जो है आपको जो है चुनाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखोगे हर 1-2 साल में कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, या फिर आप देखोगे कोई जो आपके जो ये जो आपके पंचायत के चुनाव जो होते हैं, वार्ड के चुनाव जो होते हैं, इनकी मैं बात करूं तो हर 1 साल में आप देखोगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चौथे की हम बात करें, आप देखोगे थोड़ा सा लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का जो होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। लोग जिसे जो चाहते हैं वास्तव में जो है चुनाव जो है उसी का होना चाहिए। मतलब जो लोग चाह रहे हैं, लोग मानते हैं किसी भी कोई एक व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो चुन करना है, लोग अगर उसको पसंद कर रहे हैं तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए कि भाई वो जो है अपने जनता के लिए काम करे। और पांचवें की हम बात करें तो चुनाव जो है क्या कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। जैसे हमने मैक्सिको वाला उदाहरण देखा था, याद करो, वहां पर क्या होता था, वहां पर जो है बहुत ज्यादा धांधलेबाजी की जाती थी, है ना। वहां पर पोलिंग बूथ जो है लास्ट मोमेंट पर आप देखोगे पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दिया जाता था। समझ में, ये सारी गतिविधि चलती थी, मारपीट की जाती थी, लोगों को भगा दिया जाता था, है ना। गंदे गंदे जो हथकंडे अपनाए जाते थे चुनाव को जीतने के लिए। तो चुनाव जो है कैसे नहीं है, चुनाव जो है ये स्वतंत्र नहीं है ना। चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। मतलब क्या मतलब, निष्पक्ष का मतलब यह है कि बिना किसी पक्ष के, मतलब कोई भी पार्टी हो, चाहे ए पार्टी हो, चाहे बी या सी डी, कोई भी पार्टी हो, उसके हारने के और उसके जीतने के दोनों जो उसके चांसेस हैं वो बराबर होने चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो उसको हम बोल देते हैं चुनाव जो है स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि लोग जो है सचमुच जो है लोग जो है सचमुच जो अपनी इच्छा से जो है व्यक्ति का चुनाव कर सकें। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, ये सारी हमारी चीजें हो गई कि चुनाव को जो है लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है। तो ये सारे आधार हैं, 5 आधारों के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, अब यहां पर बोला जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है। मतलब यहां पर होता क्या है कि जब भी क्या होता है, जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोग जो है पैसा खर्च करते हैं, किस तरीके से जो है चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आ जाए। आपने सुना होगा सत्ता के पीछे जो है यहां पर क्या होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। सबको क्या चाहिए, सबको पावर चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, और सत्ता को हासिल करने के लिए लोग जो है किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। और स्पेशली मैं बात करूं जो हमारे जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, यहां पर लोग कुछ भी करते हैं। प्रतियोगिता का मतलब होता है कॉम्पिटिशन भाई, है ना, कि तुम्हारे बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है कि भाई कौन जीतेगा। हर पार्टी के बीच में एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है कि कौन जो है किसको पीछे करेगा। तो यहां पर ये चीज सही है या नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो चीज है वो सही है या नहीं है, अच्छी चीज है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अच्छी चीज है, लोग जो आपस में लड़ रहे हैं,
लोग जो आपस में एक कंपटीशन हो रहा है एक तरीके का, है ना, एक जो यहाँ पर कंपटीशन है, तो क्या ये सही है या नहीं है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे आप देखोगे जब चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है, इसके कुछ जो है स्पष्ट हमें नुकसान दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब फायदे फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इससे आप देखोगे हर बस्ती हर घर में जो है बंटवारे जैसी स्थिति आ जाती है। आप देखते होगे, है ना, आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती होगी। क्या होता क्या है भाई, कोई जो है किसी एक फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एक पार्टी जो है किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर काम गिनवाने की वजह जो है क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, है ना, कि इस पार्टी ने ये काम करवाया, इस पार्टी ने ये काम करवाया। तो आप देखोगे घर में या फिर बस्ती में क्या हो जाता है, बंटवारे जैसी स्थिति आ जाती है, घर के घरों में लड़ाई हो जाती है भाई, है ना। जिन घरों में ज्यादा लोग होते हैं, आप देखते हो कि कोई एक फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एक फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो होगा क्या, आप देखोगे कि घर के घर बढ़ जाते हैं, है ना। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टी पॉलिटिक्स, है ना। जब पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब कोई आप किसी पार्टी की किसी दल की जो है तारीफ कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि भाई क्या काम होना चाहिए, क्या ये आप विकास का मुद्दा देख ही नहीं रहे, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। समझ में आया। तो यहां पर आप देखोगे जब चुनाव के टाइम पर आप देखोगे इतनी ज्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है कि यहां पर लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स पे जो उतर आते हैं। क्लियर हो, पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं, तो यहां पे ये सारी चीजें होती है। पार्टी पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज होती है। आप सोच के देखो, आप किसी एक दल को चुन रहे हो, आप किसी दल को जो है सपोर्ट कर रहे हो कि भाई ये वाला जो दल है, ये वाली जो पार्टी है, ये बढ़िया है ना। आप उसका काम वाम, उसने जो भी बेकार काम किए वो नहीं देख रहे, आप कुछ भी नहीं देख रहे, आप जो है क्या विकास का मुद्दा है ना, रोजगार है या नहीं है, ये सारी चीजें आप देख ही नहीं रहे, आप जो है किसी एक पार्टी का जो है सपोर्ट कर रहे हो। तो यहां पर ये सारी जो स्थिति जो है आपको देखने को मिलती है। आप देखोगे जो अलग अलग दल होते हैं और इनके जो लोग होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, वो आप देखोगे एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते रहते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की प्रतिद्वंदिता है भाई। अब तुम्हें हरवाना है, मान के चलो कि जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, इसमें बड़े बड़े नेता, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, ये जब जाते हैं भाई, तो ये क्या करते हैं, आप देखोगे क्या करेंगे, क्या ये लोग, ये भैया एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, भाई इस फलानी पार्टी ने ये किया, इस फलानी पार्टी ने ये किया। तो अलग अलग तरीके के जो है ये एक दूसरे पर ही जो है आरोप लगाते रहते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे पार्टी की हम बात करें और इन पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं, अच्छा उम्मीदवार का मतलब पता लग गया आपको, उम्मीदवार कौन होते हैं, उम्मीद कैंडिडेट जो भेजते हैं। उम्मीदवार का सिंपल सा मतलब है, ये उम्मीदवार जो है, यानी कि किसी फलानी पार्टी की हम बात करें, मान के चलो बीजेपी है ना। अब बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने किसी फलानी जगह से अपने उम्मीदवार को उतारा। अब उम्मीदवार क्या है ये, अब ये जो उम्मीदवार है ये इलेक्शन लड़ेगा, है ना, लोग जो है इसको वोट देंगे। समझ में आया। तो उसको हम जो इलेक्शन लड़ रहा है, बेसिकली जो किसी पार्टी के बिहाफ पर जो है इलेक्शन लड़ रहा है, उसको हम उम्मीदवार बोल देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके यहाँ पे प्रधानी के इलेक्शन होते होंगे, तो कितने लोग खड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे उम्मीदवार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े। हाँ, तो जब ये उम्मीदवार जो होते हैं, अलग अलग जो पार्टियां, अलग अलग दल जो है, ये जीतने के लिए जो है अलग अलग हथकंडों को अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से। आप देखोगे जो ये शराबें वगैरह होती हैं वो बंटवाई जाती हैं, पैसे बंटवाए जाते हैं, है ना, एक दूसरे की बुराई की जाती है। तो ये सारी जो गंदी गंदी चीजें, मतलब ये बहुत ज्यादा जो देखो, प्रतिद्वंदिता एक हद तक बहुत अच्छी है भाई, कंपटीशन बहुत अच्छा है। प्रतिद्वंदिता किस सेंस में अच्छी है कि आप देखोगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे दल हैं, अब इनके हारने के जीतने के जो चांसेस हैं वो बराबर है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, जो भी अच्छा काम करवाएगा वो जीतेगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम अच्छा काम करवाएंगे भाई। जब अच्छा काम करवाएंगे तो फिर से हम ही जीतेंगे। दूसरी पार्टी ये सोचेगी भाई किसी ना किसी तरीके से ये जो पार्टी काम करवा रही है, इससे और बेहतर ढंग से काम करवाना है, तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। तो एक हद तक आप देखोगे जो प्रतिद्वंदिता जो है, जो ये रेस लगी हुई है, चुनाव, ये जो कंपटीशन लगा हुआ है, ये एक हद तक ठीक भी होता है। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम जो है इसमें कुछ आपको गलत चीजें दिखती हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि अलग अलग तरीके के जो हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, आप देखोगे कुछ जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि चुनावी दौड़ जो है जीतने का यह दौड़ सही किस्म की दीर्घकालिक जो है राजनीति को जो है पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले जो है कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से जो है चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। समझ में आया। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो चुनाव में उतरना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि भैया हम जो है समाज का भला करना चाहते हैं। कुछ बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जो सच में अगर उनको मौका मिले तो वो अगर चुने जाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं। लेकिन वो इसी डर की वजह से ये सारे जो हथकंडे चल रहे हैं, सारी ये गुंडा, आप सोच के देखो, अब जैसा हम भारत की बात करें तो 30 से 40% जो हमारे यहाँ पर नेता हैं वो ऐसे हैं जिन पर जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं भाई, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं भाई। उन्होंने किसी का मर्डर कर रखा है, कहीं कुछ भी कर रखा हो, XYZ, उन्होंने बहुत सारे जो केसेस उन पर चल रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं होगा इस पर कोई केस ना चल रहा हो। कोई आपने सुना है कोई साफ सुथरा आदमी जो है राजनीति में उतरा हो? साफ सुथरा आदमी ऐसा नहीं सुना होगा आपने। साफ सुथरे लोग जो है राजनीति में नहीं उतरते, बेचारे उतरना भी चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें जो है, ये जो हर तरीके के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोग इंसान को मार देता है भाई, तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इससे दूर ही रहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों, भैया मेरे को पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है। अब लोग ऐसा मानते हैं पॉलिटिक्स बहुत बेकार चीज है कि भाई हम पॉलिटिक्स में पढ़ते ही नहीं है। हाँ, चुनाव होंगे तो हम वोट देके आ जाएंगे, लेकिन हमें किसी भी तरीके की जो है पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। क्लियर हुआ। तो यहां पर ये सारी जो चीजें हैं वो बोली जा रही है। और हम बात करें, अच्छा
इस तरह जो है यदि कोई जो है राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे जो है मजबूरन जो है जनता की सेवा करनी होगी। आप सुनो, अब यहाँ पे कुछ अच्छे भी तरीके हैं। ऑब्वियसली बात है, जब कोई चाहता है, कोई पार्टी जब चाहती है कि भैया हमें क्या करना है, आज के टाइम पर हम देखें थोड़ा स्थिति बदल गई है। आज के टाइम पर अगर कोई भी राजनेता चाहता है कि भैया उसको क्या आना है, उसको जो है पार्टी में आना, उसको जो है सत्ता में आना है, उसको जो है सरकार बनानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ना चाहते हुए भी क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो जनता की सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा, अगले चुनाव होंगे और उसको जो है हरवा दिया जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी अगर जीतना चाहती है तो भैया उसको सेवा तो करवानी पड़ेगी, है ना। तो कुछ कुछ इसी ढंग से जो है आप देखोगे बाजार काम करता है। भले ही जो है कोई दुकानदार, अब जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आप बाजार में जाते हो आप, बहुत सारी दुकानें होती हैं। अब जब बहुत सारी दुकानें होती हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उदाहरण, तो बहुत सारी दुकानें होती हैं और जब उन दुकानों को आप देखते हो तो आपको क्या लगता है भाई देख के, है ना। तो वहां पर आप देखोगे उनमें कॉम्पिटिशन है, उनमें क्या, उनमें आपस में ही जो है बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता है। अब होता क्या, आप देखोगे एक दुकानदार चाहता है कि भाई मैं जो हूं मेरी ज्यादा सौदा बिके, मेरी ज्यादा सामान बिके। दूसरा चाहता है मेरी ज्यादा बिके, तो क्या करेगा, वो अपने सामान को और ज्यादा बेहतर बनाएगा ताकि जो लोग हैं वो उसकी तारीफ करेंगे, भाई ये जो बंदा है ना, ये सामान बहुत बढ़िया बेचता है। क्लियर हुआ। तो ये सेम जो है एक मार्केट की तरह, एक बाजार जैसा जो है, एक आप दुकान, यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली दुकानदार, यहां पे जो नेता है जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो क्या है, वो दुकानदार है। वो वादा कर रहे हैं भाई हम ये देंगे आपको, ये देंगे, वो देंगे, अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, है ना। और आप क्या हो, आप जो ग्राहक हैं वो क्या है, वो हमारे मतदाता हैं जो उनको वोट देंगे। तो ये जो है उदाहरण जो है यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे ठीक इसी तरीके से आप जैसे राजनीतिक मुकाबले देखोगे तो यहां पे क्या होता है, यहां पर आप देखोगे संभव है कुछ भेदभाव पनपने और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार आप देखोगे इससे होता क्या है, इससे राजनीतिक दल की हम बात करें और इससे जो नेता की हम बात करें तो लोगों की सेवा के लिए जो है बाध्य होते हैं। मतलब यहां पे कुछ फायदे भी हैं, है ना। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं ना, तो एक पार्टी जो होती है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है ना, कि जो घोषणा पत्र, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो घोषणा पत्र में क्या होता है कि भैया अगर वो पार्टी चुनाव में जीत जाती है और सरकार बना लेती है, तो जब वो सरकार में आएगी तो वो क्या क्या चीजें करवाएगी, क्या क्या बदलाव करवाएगी, है ना। पार्टी के नेता जो होते हैं वो तमाम वादे करते हैं, भले ही वो पूरे होते हो ना होते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो है और अच्छा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं सामने वाले से। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि भाई अगर जो उसने बोला है उसका 10% 20% भी हो गया ना तो भला हो जाता है जनता का। जो उसने वादे किए हैं उसका 10 या 20% भी हो गया तो भला हो जाता है जनता का। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, चुनावी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब चुनाव किस प्रकार से होते हैं, किस तरीके से चुनाव होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में चुनाव जो हुए थे वो कितने सीटों पे हुए थे, तो आप देखोगे 90, है ना, 90 सीटों पे हुए थे। 90 विधायिका का जो है चुनाव किया गया था, 90, है ना, 90 सीटों पर जो है चुनाव हुए थे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आगे हम जानेंगे क्या मतलब होता है कि 90 विधायकों को चुना गया, 90 सीटें हैं, इनका मतलब क्या होता है सर, 90 सीट क्या होती है, मतलब ये बता दो मैं, 90 सीटों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये सब कैसे हुआ होगा, मतलब 90 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जैसे मैं हरियाणा का उदाहरण लूं तो यहाँ पे 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं जिसमें 76 जो हमारे जो रूलिंग पार्टी जीत जाती है। क्लियर हुआ। चलिए, तो भाई अगर मैं बात करूं ये सब हुआ कैसे होगा, जैसे हम बात करें हरियाणा में क्या हुआ, 90 विधायकों के लिए जो है वोट देता है ना। अब देखो हरियाणा का हर व्यक्ति जो है सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में जो है हम क्षेत्र में विशेष रूप से आधारित प्रतिनिधित्व की जो है प्रणाली का काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से जो है देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उसको हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो सीन क्या होता है, मान के चलो ये भारत है ना, मान के चलो ये भारत ही है भाई, मान के क्या चलोगे, है ना, भारत ही है ना, भारत ही है ये। चलो मेरी ड्राइंग वैसे ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब होता क्या, हमारे भारत में क्या अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, मान के चलो ये हमारे क्या, ये हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं हमारे, ठीक है। अब होता क्या है, इन राज्यों में जैसे आप देखो कि मैं अगर विधानसभा के चुनाव की बात करूं तो इन राज्यों में क्या होगा, जैसे एक राज्य की हम बात करें, कोई एक राज्य उठा लो आप, ये राज्य है। अब इस राज्य को हम क्या करेंगे, इस राज्य में मान के चलो 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10 करोड़ की जनसंख्या है, 10 करोड़ की जनसंख्या मान के चलो इस राज्य में, जैसे हम यूपी की बात करें, है ना। अब जैसे यहां पे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हम उस जगह की जनसंख्या के हिसाब से, उस जगह की मतलब वो जो जगह है, यानी कि मान चलो यूपी है, जैसे यूपी में हम बात करें, यूपी में आप देखोगे 403 सीटें हैं विधानसभा की, 403 सीटें हैं विधानसभा की यूपी की अगर हम बात करें, ठीक है सर। अगर मैं यूपी की बात करूं कि वहां पर 403 सीटें हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि वहां पर हर जगह पर जो आप देखोगे, हर जगह पर आप जाओगे तो वहां पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है। सर ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो हमने क्या किया, हमने किसी भी जगह की जनसंख्या के हिसाब से उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे हम बात करें किसी भी एक आप अपने जगह की बात करना, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो वहां पर क्या होगा, एक जो है आपका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा,
है ना। तो उस निर्वाचन क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होती है, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाता है। तो भाई अगर मैं निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो होता क्या है, यहां पर किसी भी स्थान को जो है उसकी जनसंख्या के हिसाब से जो है बांट दिया जाता है। अब उस जनसंख्या की हम बात करें, जैसे मान लो ये है ना, कोई एक जगह है ना, इसमें जो है इस जगह पर जो है 10 लाख लोग रह रहे हैं। अब 10 लाख पर एक सीट आएगी, 10 लाख पर। अब एक सीट पर क्या होगा, एक सीट पर चुनाव होगा, है ना। मान के चलो कोई फलानी जगह है, मान के चलो मैनपुरी मान लो, है ना, चुनाव की जब मैनपुरी मान लो, इटावा मान लो, यूपी का उदाहरण लेके चलते हैं, है ना, मैनपुरी इटावा कुछ भी मान लो आप। अब मान के चलो मैनपुरी या फिर बात करूं इटावा की बात करूं मैं, यहां पर हमने जो है क्या किया भाई, हमने जो यहां पर एक सीट निकाल दी, क्लियर हुआ, यानी कि यहां से मैनपुरी से कोई एक इंसान चुनकर जाएगा। अब ये मैनपुरी जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, मैनपुरी वाला जो निर्वाचन क्षेत्र है, मान के चलो तो यहां पर जो है 10 लाख लोग हैं, है ना, 10 लाख लोग हैं। मतलब क्या होगा, अब यहां पर मैनपुरी की जो निर्वाचन क्षेत्र की सीट जो है, अब इस पर जो है अलग अलग कैंडिडेट, अलग अलग उम्मीदवार जो होंगे खड़े होंगे, है ना। अब ये जो एक सीट है, यहां से जो है बीजेपी का भी खड़ा होगा, है ना, बीजेपी का भी जो उम्मीदवार जो है वो खड़ा होगा, है ना, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा होगा, है ना, कांग्रेस का भी खड़ा होगा, सपा का भी खड़ा होगा। तो क्या होगा, इस एक निर्वाचन क्षेत्र पे अलग अलग उम्मीदवार जो है खड़े हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल मान के चलो 400 सीटें हैं, 403 सीटें हैं टोटल। अब इन हर एक जगह पर अब हमने क्या किया, हमने हर जगह की जो पॉपुलेशन है, हर जगह की जो जनसंख्या जो है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया है। और उस क्षेत्र में आप देखोगे एक अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं, और उन उम्मीदवारों में से कोई एक जीतता है, और जो कहां बैठेगा जाके, वो बैठेगा जाकर हमारे विधानसभा में, है ना। तो आप देखते हो आपके यहां से जो एमएलए चुन के जाता है, इसको आप विधायक बोलते हो, अरे भैया हमारे विधायक है, चचा हमारे विधायक है। तो आपके विधायक जो है वो क्या है, वो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इनको, एमएलए बोलते हैं इनको, विधायक बोलते हैं। और ये कहां जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको जिताया जनता ने, आपके निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनकर गए हैं। तो जब चुनकर गए हैं तो कहां बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, और आपके लिए न डालेंगे। आपने सुना होगा कि भैया हमारे यहाँ का जो विधायक है बहुत बढ़िया काम करवाया उसने, हमारे यहाँ का विधायक जो है उसने कुछ भी काम नहीं करवाया। तो वो जो विधायक चुनकर भेजा है वो आपके निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर भेजा गया है। तो ऐसे हमने अलग अलग राज्यों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर लिया है। और इन निर्वाचित क्षेत्रों से, और निर्वाचित क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं, कि कहीं किसी भी जगह की जो जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के आधार पर जो उनको विभाजित कर लिया जाता है। फिर आप देखोगे कि इनसे ही जो है लोग जो है चुनकर आते हैं, इनसे जो उम्मीदवार जो है वो चुनकर आते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि देखो कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, चुनाव के उद्देश्य से जो है देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। अब भाई चुनाव होने हैं, है ना, और अलग अलग सीटें हैं, 400 सीटें हैं किसी भी। अब जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है 90 सीटें हैं हरियाणा की, है ना, 90 हरियाणा में टोटल सीटें कितनी, 90 है। अब आप देखोगे अलग अलग जगह पर, अब हरियाणा की 90 अलग अलग आप देखोगे निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव होंगे, और उसमें अलग अलग उम्मीदवार उतरेंगे अलग अलग पार्टी से। कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई सपा का होगा, कोई बसपा का होगा। और इन सारी पार्टियों को क्या होगा, इन सारी पार्टियों को जो है वोट दिया जाएगा, इन सारी पार्टियों को वोट दिया जाएगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, है ना, वो जीत जाता है ना। और जिसके पास क्या होगा, जिसके पास बहुमत होगी, जिसके पास आप देखोगे 45 से ज्यादा सीटें होंगी, वो जो है अपनी सरकार बनाएगा। सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री भी उसी का चुना जाएगा। समझ में आया। चलिए, तो यही बात जो है यहां पर बोली जा रही है। तो भाई यहां पर किसकी बात कर लेते हैं हम, ये जो है हमारा, इसको इस सेम चीज को हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है कि वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको समझाया कि एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का जो है चुनाव करते हैं। आप क्या होगा, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस निर्वाचन क्षेत्र में आप रहते हो, आप क्या करोगे, आप अपने नेता का चुनाव करोगे। उधर से जो है अलग अलग नेता खड़े होंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि भाई बीजेपी से कोई जीते, आप चाहते हो कांग्रेस से कोई जीते, आप चाहते हो सपा से कोई जीते, तो आप अपने प्रतिनिधि का जो है चुनाव कर रहे हो। अलग अलग पार्टियों, आपके पास अलग अलग विकल्प है, और उन अलग अलग विकल्पों का जो आप चुनाव कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो आप देखोगे, हम जैसे लोकसभा की बात करें, अब तक तो हम विधानसभा की बात कर रहे थे, है ना। विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो विधानसभा में आपको हर एक राज्य में अलग अलग, है ना, उस राज्य की इतनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से आपको जनसंख्या या फिर कितना बड़ा राज्य है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है, कि उसके हिसाब से जो आपको अलग अलग सीटें मिलेंगी। जैसे मैंने बात की यूपी में बहुत सीटें, 400 से ऊपर ज्यादा सीटें हैं, हरियाणा में 90 सीटें, और शायद बढ़ भी गई हैं थोड़ी बहुत। तो यहां पे देखो विधानसभा में सीटें जो होती हैं अलग अलग होती हैं। लेकिन वही मैं बात करूं लोकसभा में, मतलब जो हमारे केंद्र के चुनाव होते हैं, केंद्र वाले जो चुनाव होते हैं, यानी कि मैं बात करूं लोकसभा में, लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाई, तो आप देखोगे 543 सीटें, 543 सीटें। अब यह इसका मतलब क्या हुआ, अब तक तो मैंने राज्य का बताया था आपको कि भाई विधानसभा के जो चुनाव होते हैं राज्य में होते हैं, लेकिन पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हम पूरे देश को किसमें बांट देंगे, 543 सीटों में बांट देंगे। जैसे हम बात करें यूपी के पास सबसे ज्यादा सीट है। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, लोकसभा में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लोकसभा में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी सीटें आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि भाई यूपी की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जो है यूपी में कितनी आपको होमवर्क में दे रखा है, बताना है, जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए हम बात करें आगे, है ना, आगे बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 543 सीटें हैं।
यानी क्या हुआ, 543 जो है पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्र। अब इनको अगेन क्या किसके हिसाब से बांटा गया है, जनसंख्या के हिसाब से बांट लिया गया, किसकी किधर कौन से निर्वाचन क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से जो है बांट लिया गया है। हर एक क्षेत्र में जो है चुने गए प्रतिनिधियों को जो है संसद सदस्य कहते हैं। अब सुनो, अब यहां पर क्या होगा, जैसे आप विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जो एमएलए जो होता है, एमएलए है ना, यानी कि इसको आप विधायक बोलते हो, विधायक बोलते हो, वो चुनकर कहां जाता है, वो विधानसभा में जाके बैठेगा। लेकिन मैं लोकसभा की बात करूं, अभी लोकसभा चुनाव में कौन जीती थी, बीजेपी जीती थी, है ना, जो हमारे केंद्र सरकार जो होते हैं, इसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। तो केंद्र सरकार की हम बात करें तो यहां पर आपको 543 सीटें देखने को मिलेंगी। जीतता कौन है, तो जिसके पास बहुमत होती है, जिसके पास 280 से ऊपर 280 285 प्लस जो सीटें होती हैं तो वो जीत जाता है। 270 प्लस 275 प्लस सीटें होंगी वो जीत जाएगा, है ना, उसको बहुमत मिल जाएगी। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि भाई आपने आप क्या किया, आपने पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया। कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा, 543, है ना, 543 सीटें हैं तो अलग अलग जो आपने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है लोग अपने उम्मीदवार को चुनेंगे, और जो उम्मीदवार जो होगा कहां जाएगा, तो वो हमारे पार्लियामेंट में जाएगा, हमारी संसद में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एमपी बोलते हैं। एमपी और एमएलए समझ में आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद, सांसद बोलते हैं। सांसद के हमारे यहां से ये वाले सांसद चुन के गए हैं, हमारे यहां से ये वाले फलाने सांसद चुन के गए। क्लियर हुआ, तो ये जो लोग हैं कहां जाके बैठेंगे भाई, ये जो लोग हैं जाके बैठेंगे हमारे संसद में। क्लियर हुआ, तो उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एमपीज, है ना, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, अब लोकतांत्रिक चुनाव के लिए के जो है एक विशेषता है कि हर वोट का जो बराबर मूल्य, इसलिए हमारे संविधान में जो है यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में जो है मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। तो यहां पे देखो, यहां पे सिंपल सी बात है, देखो यहां पे ऐसा बोला जाता है कि संविधान ये बोलता है कि हर वोट का क्या है, हर वोट का एक मूल्य है। हर वोट का क्या भाई, हर एक वोट का जो है एक मूल्य है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ऐसा बोला जाता है कि जितने भी चुनावी क्षेत्र हैं, तो जितने उस चुनावी क्षेत्र में मतदाता है ना, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, काफी हद तक एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कम ज्यादा हो, समझ में आया, क्योंकि हमारे वोट की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहां पे कोई भी एक चुनावी क्षेत्र होगा, उसको जैसे आपने विभाजित किया है, तो आप देखोगे उसमें कि चुनाव जो मतदाता है, यानी कि जो वोट डालेंगे, उनकी संख्या भी क्या होगी, उनकी संख्या भी लगभग समान ही होगी। क्लियर हुआ, तभी तो आप देखते हो ना, यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पे सीटें भी ज्यादा है, फिर निर्वाचन क्षेत्र भी यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है भाई, आप सोच के देखो, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, उस पर सिर्फ आप एक ही कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो उधर, है ना, एक ही कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेगा उधर, तो ये गलत बात है। फिर वो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालेगा कैसे। तो आप देखोगे, आप जब पूरा जो है पूरा जो एक पूरे अनुपात से जो है इसको विभाजित कर रहे होते हो, तो कोशिश की जाती है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक चुनाव क्षेत्र में जो है कि जो मतदाताओं की संख्या जो हो काफी हद तक एक समान हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम चुनावी क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसी प्रकार आप देखोगे प्रत्येक राज्य को जो है उसकी, हाँ, तो विधानसभा की मैंने बात कर ली, है ना, विधानसभा की मैंने बात कर ली, आपको लोकसभा की बात की और विधानसभा की बात कर ली। यहाँ पे बाद में बताया जा रहा है विधानसभा को भी जो है अलग अलग सीटों के हिसाब से बांट दिया जाता है कि वहां की जो राज्य है वो उसकी उसमें जनसंख्या कितनी है, कितना बड़ा राज्य है, उसके हिसाब से इसको जो है अलग अलग सीटों में बांट दिया जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो है निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, इनको आप चुनकर भेज रहे हो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, तो वो क्या कहलाएंगे, वो विधायक कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एमएलएज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएलएज। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। क्लियर हुआ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, है ना, यानी कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, स्थानीय सरकार की बात कर लेते हैं। तो हम अगर आपके क्षेत्र की बात करें, आप किसी अगर गांव से मेरे को देख रहे हो, तो आपके गांव में कोई ना कोई प्रधान होगा, है ना। अगर आप किसी कस्बे से देख रहे हो, तो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें म्युनिसिपैलिटी की, नगर पालिका की बात करें, तो देखो अगर मैं बात करूं पंचायतों की और नगर पालिकाओं की, तो यहां पर आप देखोगे इनको भी जो है अलग अलग बांटा जाता है, इनको भी जो है अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पंचायत को जो है कई सारे वार्डों में बांटा जाता है। क्लियर हुआ ना, कई सारे प्रत्येक पंचायत की अगर मैं बात करूं, उनको अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहां पर भी क्या, एक तरीके के छोटे छोटे, आपका जैसे गांव है, मान लीजिए आपका गांव है, एक गांव का मेन प्रधान होगा, और इस प्रधान के अंडर में आप देखोगे बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, बहुत सारे, है ना। तो गांव में छोटे छोटे जो मोहल्ले होते हैं आपके, उनको जो है अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। तो यहां पर ये वार्ड क्या है, तो वार्ड अगर देखा जाए एक तरीके के क्या है, एक तरीके के जो वार्ड है ये क्या है भाई, बताओ एक तरीके के क्या है ये, तो ये भी एक तरीके के निर्वाचन क्षेत्र है। समझ में आया। तो ऐसा ही पूरी व्यवस्था जो है आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जो है देखने को मिलती है। प्रत्येक वार्ड से जो है पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य चुनकर आता है। चल हुआ, तो आप देखोगे वहां वो जो प्रत्येक वार्ड जो होगा, पंचायत की हम बात करें, तो वहां से जो है एक सदस्य जो है चुनकर आएगा। कई बार जो है निर्वाचन क्षेत्रों में सीट भी कहा जाता है ना, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों को किसके नाम से जानते हैं हम, इन निर्वाचन क्षेत्रों को हम सीट भी बोल देते हैं, है ना। तो कई बार आप देखते हो ना कि भाई ये जो निर्वाचन क्षेत्र जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 543 सीटें हैं, तो 543 सीटों का मतलब क्या है कि भाई ये निर्वाचन क्षेत्र है, 543 जो है निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से लोग चुनकर आ रहे हैं। तो कई बार आप देखोगे यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, आप देखोगे क्योंकि हर क्षेत्र में जो है संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आप देखोगे ना कि हर एक
जैसे संसद कोई भी बंदा जीत गया, कोई भी इंसान जीत गया तो क्या करेगा, वो जाके या तो विधानसभा में बैठेगा या फिर वो जो है आप देखोगे हमारी लोकसभा में जाके बैठेगा। कोई भी संसद जो है या फिर कोई भी विधायक जो है वो क्या कर रहा है, वो किसी एक 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 निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं भाई एक सीट जीत के आया है ना, एक सीट मिल गई उसको। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है, एक इंसान 2 सीटों को जीत के आ गया, ऐसा नहीं होता। एक इंसान जो है एक ही जगह से खड़ा होगा और एक जगह से खड़ा होकर जो है वो अगर जीत जाता है तो वहां पर जाके बैठेगा। वो आपने सुना है कभी कोई 2 सीटों का प्रतिनिधित्व करे, एक इंसान 2 जगह से खड़ा हुआ है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक इंसान जो है एक ही जगह से खड़ा होगा, है ना। जैसे हम लोकदल की बात करें तो लोकदल में जो है हरियाणा की 60 सीटें जीती। इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल ने कि जो है 60 लोग जीतकर जो है राज्य विधानसभा में पहुंचे। समझ में आया, यानी कि हमने जैसे बात की है जैसे हरियाणा चुनाव की, तो ये जो 60 सीटें जीते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे मैंने हरियाणा वाला आपको उदाहरण दिया था तो उसमें 60 सीटें जीते। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 जो निर्वाचन क्षेत्र है, 60 निर्वाचन क्षेत्र पे यहां पर जो लोकदल जो है इसके 60 लोग जीत कर आए हैं और वो कहां जाएंगे, वो जो है हमारे विधानसभा में जाएंगे। सिंपल सी बात है, मतलब 60 लोग अगर जीत के आए, 60 सीटें जीती, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 जो निर्वाचन क्षेत्र थे इनसे ये लोग जीत कर जाएंगे और ये कहां बैठेंगे, ये हमारी विधानसभा में बैठेंगे 60 सीटों से, 60 निर्वाचन क्षेत्र से। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आरक्षण का मतलब क्या हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्वेशन। अब हुआ क्या बेटा, देखो हमारे देश में जब आजादी हुई तो उससे पहले एक बहुत बुरा सिस्टम था, अभी भी है भाई, था क्या है अभी भी, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी। अब इसके चक्कर में आप देखोगे बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ नहीं पाए। समझ में आया, वो बहुत पीछे रह गए। तो भाई ऐसे लोगों का जो प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करेगा। तो भाई जो हमारे संविधान जो बना रहे थे, जो हमारे संविधान बना रहे थे, जो हमारे संविधान निर्माता जो थे, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जो बहुत पिछड़ा हुआ रह गया है, जो आगे नहीं जा पाया। दलित लोग हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, जिनको जो है आप देखोगे जो हमारा समाज था उसने काफी पीछे ढकेला है। जैसे जो अपने आप को जो जनरल कैटेगरी का बोलते हैं, तो इन लोगों ने काफी ज्यादा क्या किया, उत्पीड़न किया इनका, जो कि ये मेन समाज की मेन धारा में जो है नहीं जुड़ पाए, है ना। मेन जो धारा है समाज की, जो सोसाइटी जो है उसमें नहीं आ पाए ये लोग, ये बहुत पिछड़े रह गए। अब इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है भाई, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो है हमें क्या करना है, इनको भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो होता क्या है भाई, आप देखते होंगे आपके गांव में होता होगा कि भाई कभी कभी एससी एसटी कोटा होता है ना, कि किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र पे, यानी कोई भी एक सीट है, वहां से कौन जा रहा है, वहां से आप देखोगे, वहां से कोई आप देखोगे या तो जो हमारे एससी होते हैं या फिर एसटी जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, हमारे दलित भाई बहन जो होते हैं वो खड़े होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ताकि ये भी इनका भी प्रतिनिधित्व बढ़े, ये भी सरकार में आए, ये भी सरकार में भाग लें, सत्ता की साझेदारी हो, क्योंकि सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में आप देखोगे कि अगर ये एक बहुत बड़ा तबका है जो पीछे रह गया भाई, अगर इनके पास कोई भी ताकत नहीं है, इनके पास सत्ता नहीं है, तो इनको और ज्यादा पीछे धकेला जाएगा, है ना। एक बहुत ही जो मजबूत वर्ग जो था, उन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको जो है समाज की मेन धारा से जोड़ना है। तो होगा क्या भाई, होगा ये कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हर जैसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसमें जो हम क्या कर देते हैं भाई, उसमें हम कुछ सीटों को रिजर्व कर देते हैं, क्लियर हुआ, कुछ सीटों को जो है यहां पर हम रिजर्व कर देते हैं। और आप देखोगे कि तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन। मतलब इस सीट से, मतलब एक कोई पर्टिकुलर सीट है, इससे कौन चुनकर जाएगा, इससे जो है यहां पर कोई, यहां फिर महिला की हम बात करें, जैसे हम एसटीज की बात करें, एसटीज की बात करें, तो वही सिर्फ जो है सीट पर खड़ा हो सकता है और कोई खड़ा नहीं होगा। तो उसको हम बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। मतलब कोई भी एक सीट है, उससे सिर्फ, या तो मान के चलो महिला के लिए आरक्षित है तो सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है वहां से, महिला ही चुनाव लड़ सकती है वहां से। अगर मान के चलो यहाँ पे एससी एसटी का है तो सिर्फ एससी और एसटी वाला जो इंसान है वही यहां से जो है क्या करके, वही उम्मीदवार बन के जा सकता है, वही जो है खड़ा होगा और वही जीतेगा। तो इसको हम बोलते हैं निर्वाचित क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जहां पर सरकार बोल देती है भाई इस क्षेत्र से कौन जाएगा, तो सरकार बताती है कि यहाँ तो इस क्षेत्र में महिला जाएगी, या फिर हमारे जो दलित भाई बहन है उनमें से कोई जाएगा, उनमें से कोई खड़ा होगा, बाकी कोई खड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो आप देखो कि हमारे संविधान की हम बात करें, निर्माताओं ने इस चीज का खास तौर पर जो है यहाँ पर ख्याल रखा कि भाई जो कमजोर वर्ग हैं उनको जो है कुछ आरक्षित सीटें जो है दी जाएंगी चुनाव क्षेत्र में। जो आप देखोगे अनुसूचित जातियां जो होती हैं, है ना, लोगों के लिए जो है आरक्षित सीटों का जो है प्रावधान है ना। तो कुछ क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है, लोगों के लिए यहाँ पर आपको जो है काफी सारी क्या देखने को मिलेंगी, सीटें देखने को मिलेंगी, आरक्षित सीटें देखने को मिलेंगी। अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीटों पर जो है केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि भाई किसी भी जगह पर आप देखोगे कि सरकार ने बोल दिया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां से सिर्फ जो है क्या होगा, यहां से सिर्फ जो है वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। इसी तरह से आप देखोगे अनुसूचित जनजातियों के ही व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित चुनाव क्षेत्र में खड़े होते हैं। और जैसे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भी यही होता है सीन, महिलाओं का यही सीन होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले
यहाँ पे एक ऑर्डर पास हो गया, एक बिल पास हो गया कि भैया आने वाले जो चुनाव होंगे इसमें 33% जो सीटें होंगी, एक तिहाई जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी क्या था, अभी सिर्फ जो है स्थानीय स्तर पर जो है ये चीज अप्लाई थी। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में बहुत सारी जो प्रधान होंगी एक्चुअल में वो महिलाएं होंगी, खैर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो संभालते हैं, ये रियलिटी है, लेकिन बहुत सारी जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। आप अगर गांव से बिलोंग करते होगे आपको पता होगा कि किसी किसी सीट पर होता क्या है, 5 साल चुनाव जब होते हैं तो पता होता है कि इस जगह से जो है महिलाएं ही खड़ी होती हैं। समझ में आया? तो अब इस चीज को जो है आप देखोगे लोकसभा राज्यसभा स्तर पर जो है लागू किया जाएगा। अब 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। समझ में आया? ये बिल जो है पास हो चुका है, बन गया ये। चलिए अभी हम बात करें लोकसभा की, हम बात करें तो 84 सीटें जो है किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें रिजर्व। और 37 की हम बात करें तो 37 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित है। मतलब क्या वो, मतलब कब की बात हो रही है? तो 2019 की स्थिति है, 26 जनवरी 2019 की स्थिति की बात की जा रही है कि अभी की हम बात करें तो 84 सीटें जो है मे बी ये भविष्य में बढ़ भी सकता है, ये जो नंबर है बढ़ सकता है। तो यहां पर हम बात करूं है ना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 सीटें, और 543 सीटों में से आप देखोगे 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित है ना। और वहीं मैं बात करूं कि 47 सीटें जो है, यानी कि 84 और 47 है ना, 84 और 47 सीटें जो है वो आप देखोगे अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजाति दोनों अलग हैं, एससी एसटी होते हैं है ना, इनके लिए जो है आरक्षित है। कब की बात कर रहे हैं? तो 26 जनवरी 2019 का ये जो है ये आपको डेटा दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सीटें जो है पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से से जो है कुछ नहीं लेती। यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि भाई देखो कि इनकी जो सीटें हैं वो इनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से है। क्लियर हुआ? जहां पर जो है इनकी जैसे जिस तरीके की इनकी जनसंख्या है यहाँ पर, उसके अनुपात में ही जो है सीटों को बांटा गया है। क्लियर हुआ? यहीं पर यही बोला जा रहा है कि भाई ये जो पूरी सीटें हैं इनमें जो पूरी आबादी है इनके समूह के हिस्से के अनुपात से ही है। ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा सीटें हैं, इनकी ज्यादा सीटें नहीं है, मतलब यहां पर जितनी इनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही जो है ये सीटों का बंटवारा किया गया है। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? अब यहां पर ये क्यों किया जा रहा है? तो यहां पर करा जाना जरूरी है ये, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा वर्ग रहा है, इनको बहुत तंग किया गया है, इनको बहुत परेशान किया गया। आप इनमें जो है महिलाओं को भी जोड़ सकते हो, महिलाओं को भी जोड़ सकते हो आप इन्हें, महिलाओं को, है ना। तो आप देखोगे आगे चल के 33% जो है महिलाओं के लिए भी जो है आरक्षित हो जाएंगी सीटें लोकसभा में राज्यसभा में। ये बिल पास हो चुका है। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हमारे, देखो हमारे जो है चुनाव बस हो ही गए हैं भाई, चुनाव हो गए, हमने जितवा दिया भाई। और हम बात करेंगे इसके बारे में, मतदाता सूची के बारे में बात करेंगे। मतदाता सूची क्या होती है? भाई ये एक ऐसी सूची होती है जहां पर ये पता लगाया जाता है कितने जो लोग हैं वो मत डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अब होता क्या है भाई, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और जब हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो इस सूची में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अभी जैसे मान के चलो तुम हो गए 13-14 साल के, 9वीं में हो ना, तो 13-14 साल के हो गए। अब आने वाले जो इलेक्शन है, अगले जो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें तुम वोट डालने लायक हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित ये जो मतदाता सूची है इसमें कुछ बदलाव आएंगे भाई, कुछ बदलाव तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि भाई तुम जो है अभी वोट डालने लायक नहीं हो, अभी वोट डालने लायक नहीं हो तुम, लेकिन 18 साल के बाद वोट डालने लायक हो जाओगे। तो अगले जो चुनाव आएंगे तो शायद उसमें तुम 18+ हो जाओगे। ठीक है, एक सिचुएशन होगी, एक स्थिति होगी। दूसरी स्थिति ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मतदाता होंगे जो भगवान को प्यारे हो गए होंगे, है ना, उनकी उम्र हो गई होगी, या फिर अगले 5 साल बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो वोट डालने लायक बचेंगे ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे नंबर कम भी होगा। तो एक तरफ जो मतदाता है उनके जो नंबर है बढ़ रहे हैं, और एक तरफ घट रहे हैं, है ना। तो ये होता ही है कि हर 5 साल बाद देखोगे एक हर निश्चित टाइम पर, समय पर जो है ये जो मतदाता सूची जो होती है इसको पूरा प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, आलंकित किया जाता है, देखा जाता है, और उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो उसी चीज की जो यहां पर बात हो रही है ना। तो यहां पर वही बात हो रही है कि भाई किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पर क्या तय किया जाता है कि कौन जो है वोट दे सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अगर चुनाव होते हैं कि भाई कौन यहां से चुनकर जाएगा, उससे पहले ये यहां पर डिसाइड किया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है कि कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन नहीं दे सकता, है ना। अब आप देखोगे, और ये जो फैसला है ना, इस फैसले को जो अंतिम दिन तक के लिए जो है किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। होता क्या भाई, लोकतांत्रिक चुनाव में जो है मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची जो है चुनाव से काफी पहले जो है तैयार की जाती है। बस चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले क्या होता है, पहला जो काम होता है, चुनाव हो रहे हैं, है ना। अब हमारे जो चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं। चुनाव से जस्ट पहले क्या होता है भाई, चुनाव से जस्ट पहले आप देखोगे कि एक पूरी सूची तैयार की जाती है कि भाई उस सूची में क्या लिखा जाता है, उस सूची में जो भी वोट दे सकते हैं, है ना, जो भी वोट जो है नहीं दे सकते, उनकी पूरी एक सूची बनाई जाती है। इस सूची को जो है आधिकारिक रूप से जो है मतदाता सूची कहते हैं। अब इसी सूची को क्या बोल देते हैं, मतदाता सूची बोलते हैं, कि कौन जो है वोट डाल सकता है। आपने देखा होगा गांव में पूरी एक सूची बनती है, पूरी एक लिस्ट बनती है ना, उसमें सबके नाम लिखे होते हैं कि ये वोट कट गया है ना, ये तो पिछले साल ही खत्म हो गए थे, है ना। ये देखो ये नए जो बच्चे हैं, जैसे मान के लो जो 13-14 साल का होगा, अब 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो वो 18+ हो चुका है वो। अब वो क्या होगा, वो उस मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। तो ये सारे जो बदलाव होते हैं है ना। और आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं, आम बोलचाल में आपने सुना होगा इसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं, कि भाई कौन कौन से वोटर जो है वो यहाँ पर
दे सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या भाई, अब जैसे भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में बात करें, मान के चलो आपको कोई जो है आपको अपना नाम जो है इस मतदाता सूची में जो अंकित करवाना है, तो भाई सबसे पहले बात तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास जो है या तो वोटर आईडी प्रूफ होना चाहिए, और ये किसी भी तरीके का हो सकता है, वोटर आईडी प्रूफ हो सकता है ना, कोई भी आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी एक आपको जो प्रमाण पत्र देना पड़ता है, अपना पहचान पत्र जो है वो देना पड़ता है कि आप जो है भारत के ही नागरिक हो। आप तो आपको कोई ना कोई आपको जो है क्या 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, तो कोई भी आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि साबित हो जाए कि आप भारत के नागरिक हो, है ना। तो भाई फोटो पे पहचान पत्र की हम बात करें, ये आपको देना पड़ेगा। तो भाई जब मतदाता सूची तैयार हो रही होती है तो आप देखोगे हर मतदाता को जो है वोट पहचान पत्र जो है आप देखोगे बनवाना होता है। क्लियर हुआ? तुम्हें अगर वोट डालना है तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, तो वोटर पहचान पत्र आपको जो बनवाना होगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिखता है, ये प्रेमराज ठाकुर है भाई, है ना। क्लियर है? इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1985 है। ठीक है, तो ये तो भाई अब तो बहुत बूढ़े भी हो गए होंगे, बूढ़े क्या मतलब होंगे 35-40 साल के होंगे। चलिए, और आप देखोगे थोड़ा सा यदि वोटर आईडी नहीं है तो क्या होगा, आप कहोगे सर ये वोटर आईडी तो है नहीं आपके पास, तो आपके पास कुछ तो पहचान पत्र होगा, कुछ तो आपकी आइडेंटिटी है। आप कैसे साबित करोगे कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि वोट सिर्फ भारत के नागरिक ही दे सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करें, है ना, राशन कार्ड की हम बात करें, पैन कार्ड की हम बात करें, तो ये सब अगर हो आपके पास वो भी चलता है ना। अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास ये अन्य जो आपके पास पहचान पत्र हैं उनको आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, जो उम्मीदवार है उसका नामांकन होता है। अब नामांकन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका नाम दिया जाता है कि किसी फलाने निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा कैंडिडेट जो है आएगा, कौन सा कैंडिडेट जो है खड़ा हो रहा है। जैसे मैंने बात की ना कि अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, अलग अलग तमाम पार्टियां हैं, अलग अलग स्थानीय पार्टियां हैं। अब ये जब चुनाव खड़ी होती हैं तो चुनाव में जब खड़ी हो रही होती हैं तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब इन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में होता क्या है कि पार्टियां जो होती हैं अपने उम्मीदवारों को उतारती हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पे इसी के बारे में बात हो रही है, उम्मीदवार का नामांकन। अब जो उम्मीदवार है जो खड़ा हो रहा है उसका नामांकन किया जाता है। तो यहां पे इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो जब चुनाव की तारीख की घोषणा होती है, एक बार चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई, उसके बाद आप देखोगे जो उम्मीदवार जो होते हैं उनका नाम जो है दाखिल किया जाता है ना। उम्मीदवार जो है उनको अपना नाम जो है दाखिल करना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जब किसी उम्मीदवार को जो है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुना जाता है तो उसे जो है आम बोलचाल की भाषा में पार्टी का टिकट मिलता है। आपने देखा होगा, आपने बहुत बहुत सिंपल सी चीज यहां पर बताई गई है कि आपने सुना होगा कि भैया बीजेपी से टिकट मिल गया इनको फलाने इंसान को, है ना, कांग्रेस से किसी फलाने इंसान को टिकट मिल गया। तो इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है कि भैया अगर आप किसी पार्टी का हिस्सा हो, किसी पार्टी को, जैसे होता है ना कई बार ये भी होता है कि किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलता किसी को, तो वो रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो आप देखोगे कि यहां पर होता क्या, जब चुनाव होते हैं उससे पहले क्या किया जाता है, उम्मीदवारों को नाम जो उम्मीदवार का जो नाम है वो क्या किया जाता है, वो उनका जो है नामांकन किया जाता है कि भाई कौन कौन जो उम्मीदवार जो है खड़े होने वाले हैं, उनका नाम की पूरी जो रजिस्ट्री करवाई जाती है, पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन यहां पर बात बोली जा रही है कि भाई होता क्या है भाई, अलग, क्योंकि हर कैंडिडेट जो होता है बहुत सारे निर्दलीय लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, और बहुत सारे जो है किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा लड़ते हैं। एक कोई राजनीतिक पार्टी है उसके द्वारा जो है लड़ रहे हैं। आप देखोगे इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं भाई, पार्टी का टिकट मिल गया। तो कोई पार्टी जो होती है किसी एक इंसान को बोल दिया भाई, ये जो पार्टी है मान चलो बीजेपी है, उसने बोला कि भाई देखो किसी फलाने एरिया से क्या होगा, किसी फलाने एरिया से आप देखोगे कि हम जो है इस कैंडिडेट को चुनकर भेज रहे हैं। तो वो जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो क्या करेगा, उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, है ना। उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ेगा, वो फलाना कैंडिडेट लड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फलाने कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दे दी चुनाव लड़ने की। सिंपल सी बात है। अब देखो नामांकन की फाइल करते समय जो है उम्मीदवार को जो है कुछ जानकारी और एक जमानत राशि जो है एक जमा करवानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे एक जो अमाउंट होता है उसको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपने बारे में अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है, और फिर आप देखोगे उसको जो है एक राशि जो है वो भी एक मतलब एक अमाउंट जो होता है, कुछ पैसे जो होते हैं वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ जानकारी कौन से जो जानकारी दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे चुनाव आयोग को जानकारियां दे रहा है, कौन कौन सी जानकारी है। तो आप देखोगे कि उम्मीदवार के खिलाफ जो है जितने भी आपराधिक केस हैं वो उनका विवरण होता है। तो हमें कैसे पता है, कि 30 से 40% जो हमारे राजनेता जो है ये कैसे हैं, इन पर अपराधी केस चल रहे हैं, इन पर किसी ना किसी प्रकार का जो है केस चल रहा है। तो ये कैसे पता लगता है, हमें ऐसे ही पता लगता है। तो भाई वो क्या करेगा, उम्मीदवार जो है उम्मीदवार के खिलाफ जो है लंबित अपराध केस जो है उसके बारे में बताएगा। उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में। तो आप देखोगे ना कि जैसे जब चुनाव हो रहे होते हैं तो न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि इस फलाने नेता के पास इतने की संपत्ति है, इस फलाने नेता के पास इतनी संपत्ति है। तो आपको जो अलग अलग संपत्ति जो यहां पर बताई जाती है, उन उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता जो है यानी कि कितना पढ़ा लिखा है वो, उसके बारे में बताया जाता है। चुनाव के लिए कितना चाहिए भाई, चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम जो है आपको 25+ है ना, 25 वर्ष से ऊपर का जो है होना चाहिए। अब क्या होता है भाई, अब देखोगे चुनाव का प्रचार होगा भाई। अब कोई भी पार्टी आप देखते हो जब चुनाव का टाइम आता है तो भैया अलग अलग रैलियां निकाली जाती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग रैलियां निकाली जाती हैं भाई, है ना। लोग जो है चुनाव का प्रचार करते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, यहाँ पर ही निशाने साधे जाते हैं। जो विरोधी पार्टी होती है उनको जो है बुरा भला बोला जाता है। तो यहाँ पर वही है, ये चुनाव प्रसार होते हैं। अब
यहाँ पे होता है कि जो अपने ये जो चुनाव के उम्मीदवार जो है अपनी कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जो है जनता को बताते हैं कि भाई हम ये करवाने वाले हैं, और उसको हम एक नाम दे देते हैं चुनाव का प्रचार। अब जैसे बात करोगे, राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जो है जनसभाएं करती हैं, रैलियां निकालती हैं, है ना, नुक्कड़ सभा में, मोहल्ला सभा होता है, आप देखते हो ना, जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स होते हैं चुनाव के टाइम पर जो है अलग अलग नुक्कड़ पे या फिर एक बड़ी जो है वो लगाई जाती है, प्रॉपर तरीके से सभाएं होती हैं जहां पर जो है विशेष रूप से चर्चाएं की जाती हैं, आम लोग आते हैं, आम लोग बताते हैं भाई किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे बहुत सारी होर्डिंग लगी होती हैं, विज्ञापन लगे होते हैं ना, आप जैसे घर से बाहर निकलोगे तो अलग अलग पोस्टर लगे होंगे, है ना, वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि इस बारी जो है इस फलानी पार्टी को वोट दो, इस बारी जो इस फलानी पार्टी को वोट दो। तो अलग अलग होर्डिंग्स, विज्ञापन, बैनर वगैरह जो है, पोस्टर वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह लगे होते हैं जो कि इनका प्रचार कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहां पे आप देखोगे चुनाव प्रचार के दौरान जो है कुछ कार्य जो होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि हमारा जो चुनाव आयोग है बोलता है कि आप जो है ये नहीं कर सकते। पहली चीज क्या है कि भाई जो वोटर है, यानी कि जो वोट डालेगा, उसको आप रिश्वत या धमकी नहीं दे सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, मना करने के बाद भी जो होती हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ मना किया गया है भाई, आप जो वोटर है ना, उनको जो है ना रिश्वत दे सकते हो और ना ही धमकी दे सकते हो। और क्या होता है सर, है ना, धर्म या जाति के नाम पर जो है वोट नहीं मांगा जाएगा, धर्म और जाति के नाम पर जो है वोट नहीं होगा, लेकिन फिर भी होता है भाई, धर्म जाति के नाम पर देश बट गया पूरा। चलिए हम बात करें चुनाव प्रचार के लिए जो है सरकारी संसाधन का जो उपयोग, आप सरकारी चीजों का उपयोग जो है किसके लिए नहीं कर सकते, आप जो है चुनाव प्रचार के लिए जो है आप कुछ जो है क्या नहीं कर सकते, आप जो है आप देखोगे कि सरकारी संसाधन का जो उपयोग नहीं कर सकते। और यहां पे ये होता है लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख रुपए से अधिक और विधानसभा चुनाव के लिए जो है 10 लाख से अधिक जो है खर्च नहीं कर सकते। खर्चा भी एक लिमिटेड होता है कि भाई चुनाव में ज्यादा खर्च नहीं होगा, फिर भी पार्टियां जो है करती हैं, पार्टी फंड का जो पैसा होता है खर्च होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब एक शब्द आता है आचार संहिता, ये आचार संहिता लगी, आपने सुना होगा, है ना। अब होता क्या है इसमें, होता है कि जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं तो यहां पे जो कैंडिडेट जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है, वो क्या करता है, वो आचार संहिता लगा देता है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पे कुछ गतिविधि पर जो है यहां पर सरकार जो है वो सरकार नहीं, हमारा चुनाव आयोग जो है, जो कि स्वतंत्र एक संस्था है, अगर चुनाव आयोग की हम बात करें तो चुनाव आयोग जो है प्रतिबंध लगा देता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे जैसे चुनाव के प्रचार में जो है पूजा के स्थल का इस्तेमाल नहीं होगा। पहली बात क्या है, पहला ये प्रतिबंध होता है कि आप जो है कोई भी पूजा के स्थल को जो है यूज नहीं करोगे, पूजा का स्थान जो है, धर्म के नाम पर जो वोट नहीं मांगोगे। दूसरी चीज क्या होती है भाई, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना, और जो है आधिकारिक या विमान का उपयोग नहीं किया जाएगा। और क्या होता है भाई, किसी भी परियोजना का या जो भी रूलिंग पार्टी, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तो वो हो सकता है भाई कि बड़ी योजना का जो है वो कर दे, अनाउंस कर दे। तो ये गलत है ना, ये तो मिसलीड करने वाली बात है, ये तो तुम अपनी जनता को जो है क्या कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो भाई, है ना। तो यहां पर आप देखो कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तो यहां पर तुम जो है किसी बड़ी परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते। मतलब ऐसा रूलिंग पार्टी कर देते हैं कभी कभी कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, एक काम करो, नौकरी निकाल दो, है ना, 40,000 भर्तियां निकाल दो। फिर क्या होता है, जब 40,000 भर्तियां निकालनी तो जनता ने वोट दे दिया उन्हें, और जैसे ही सरकार बनी तो रद्द कर दी, है ना, पेपर लीक हो गया। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो यहां पर ये भी होता है कि भाई पार्टी जो है वो क्या नहीं कर सकती, वो जो यहाँ पर पार्टी जो है किसी बड़े परियोजना का जो है यहाँ पर शिलान्यास नहीं कर सकती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मतदान और मतगणना, है ना। पहली चीज क्या है, मतदान, मतलब आप वोट डालते हो, पहली चीज होगी। और दूसरी चीज क्या होती है, मतगणना। मतगणना में क्या होता है कि जो मत डाले आपने, जो वोट डाला है, उनकी गणना की जाती है, उनकी गिनती की जाती है। अच्छा, भारत जो है आप देखोगे उन दुनिया भर के गिने चुने देशों में जहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम का। पहले क्या होता था, पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, उससे जो आप डालते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे ईवीएम मशीन, अब नए जमाने की हम बात करें तो ईवीएम मशीन आ गई है। हम ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, आप एक बटन दबाओ तो वोट चला जाएगा। आप जैसे इतनी बड़ी मशीन हो, जैसा आप देख रहे हो ना, ये क्या है, अलग अलग बटन है ना। उस बटन के आगे जो है पार्टी का नाम होता है, ये पार्टी का नाम है ना, ये पार्टी का नाम है, और उसके आगे बटन होता है। तो जिस पे आप बटन दबाओगे वोट इसी को चला जाएगा, है ना। तो अपना वोट डालने के लिए जो मतदाता को जो अपने पसंद के चुनाव चिन्ह को जो है साथ वाला बटन दबाना होता है, यानी कि उसके सामने वाला जो बटन है वो दबाना होता है। और बैलेट पेपर की तुलना में ईवीएम में कई फायदे होते हैं। अब बैलेट पेपर की हम बात करें, पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, है ना, बैलेट पेपर को फोल्ड करो, उस पर नाम लिखो, तो वो सारी चीजें अलग थी, है ना। लेकिन ये ईवीएम मशीन में कुछ भी नहीं है, तुम जाओ बटन दबाओ और काम हो गया, बस क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब ईवीएम मशीन की हम बात करें, इसके फायदे भी बताएंगे, काफी हल्के होते हैं और ये जो है बहुत कम जो है मशीनों की जरूरत होती है। आप देखोगे इनके किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है बहुत कम मशीनों की जरूरत होती है और ये हल्के भी होते हैं। मतगणना में जो है बहुत कम समय लगता है और मतगणना जो अधिक सटीक होती है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई देखो, अब बैलेट पेपर होंगे तो बैलेट पेपर से क्या होगा, समय बढ़ेगा। आप उनको एक एक करके उठा रहे हो, लोग लगा रहे हो, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।
अब ईवीएम में क्या, ईवीएम में पूरा जो है डेटा स्टोर होता रहता है, आप दबा रहे हो 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 दबा रहे हो, तो मशीनें दबती जा रही है दबती जा रही है, तो वो बटन दबते जा रहे हैं और पूरा डेटा जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तभी देखते हो ना जब चुनाव, जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी आप देखते हो वोटों की काउंटिंग होती है, कितनी जल्दी जल्दी काउंटिंग होती है ना। एक दिन में 3 से 4 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले दिन दिन भर, एक एक दिन, 2 2 दिन लग जाते थे पहले, लेकिन अब जो ऐसा नहीं होता। किसकी वजह से? ईवीएम की वजह से, है ना। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आपको देखने लगे, है ना। तो पहले बैलेट पेपर पे पहले चुनाव हुआ करते थे और उसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी, है ना। क्लियर हुआ ना। मतगणना में दिक्कत होती, गिनती में दिक्कत हुआ करती थी, कभी कभी गिनती गलत हो जाया करती थी, और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो ईवीएम मशीनें जो होती हैं ये भी गड़बड़ करने लगती, कभी कभी होता है गड़बड़ करने लगती है, लेकिन इसको जो है टैकल कर लिया जाता है। अच्छा, चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। अब चुनाव आयोग की हम बात करें तो ये क्या है? ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही काम है कि भारत में जो भी चुनाव होता है वो कौन करवाता है? वो हमारा चुनाव आयोग करवाता है। ये किसी के अंडर में नहीं आता। ये जो बंदा है, ये चुनाव आयोग जो है वो किसी के अंडर में नहीं आता भाई। ये एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब सरकार का कोई दबाव नहीं होगा इस पर, सरकार दबाव कर ही भी नहीं सकती इस पर, कर नहीं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। या लाइक हमारी जो न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है और हमारा जो चुनाव आयोग है ये भी स्वतंत्र है। अब मैं बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त की, हम बात करें कि नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। मतलब जो भी चुनाव, जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो हेड होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है वैसे आप देखोगे मुख्य चुनाव आयुक्त को जो हटाना असंभव होता है। क्लियर हुआ? उसको हटा नहीं सकते आप। पहली बात क्या है, जैसे ही चुनाव की जो तारीख है घोषित हुई, ऐसा नहीं हो सकता सरकार जो है उसको हटा दे, नहीं, आप हटा नहीं सकते उसको, बहुत ताकत होती है इसके पास में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए और हम बात कर लेते हैं। चुनाव की जो है तारीख घोषित होते ही जो है पूरा प्रशासन जो है चुनाव आयुक्त के अधीन आ जाता है। पूरा प्रशासन जो होगा, है ना, उसको जो है चुनाव, जैसे जितना प्रशासन, पुलिस की हम बात करें, आर्मी की हम बात करें, ये किसके अधीन होगा भाई? ये आप देख सकते हो हमारे चुनाव आयुक्त जो है या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है इसके अधीन होगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि भारत में सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, है ना। अगर हम दूसरे देशों से की तुलना करें तो आप देखोगे अच्छी तरीके से, आप बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर आपको चुनाव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लोगों की भागीदारी की हम बात करें तो आप देखो आम धारणाओं के विपरीत जो है भारत के चुनाव में लोगों की जो है भागीदारी बढ़ती जा रही है। अब जैसे धीरे धीरे जब लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, अब जैसे आप सोच सकते हो कि किसी एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी अधिक हो सकती है किसी एक वोट की वैल्यू, तो लोग जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और आप देखोगे ये जो प्रोपोर्शन जो है बढ़ता जा रहा है, लोग जो है वोट डालते जा रहे हैं। 2013 की हम बात करें तो 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जो है वोटर टर्नआउट जो है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 80% तक था। मतलब कुछ राज्य ऐसे थे, विधानसभा की चुनाव की बात हो रही है, 4 राज्य ऐसे थे जहां पर आप देखोगे 80% जो है वोटिंग हुई। मतलब जितने भी लोग थे, जितने भी हमारी वोटर लिस्ट निकल के आई थी, उसमें 80% जो लोग हैं वो वोट डालने आए। और मैं आपको भी बोलूंगा बेटा कि जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाओ तो अपने ऐसा मत करना कि आलस की वजह से वोट डालने ना जाओ। अपना वोट डालना, किसी को भी डालना, लेकिन डालना जरूर। ये बहुत, क्योंकि आपके अधिकारों की बात है ना। क्योंकि फिर क्या करते हो आप, फिर ऐसे ही लोग जब चुनकर आ जाते हैं उनको आप क्या करते हो? ब्लेम करते हो, भाई ये काम नहीं करवा रहा, ये काम नहीं करवा रहा, वो काम नहीं करवा रहा। अरे भाई तुम तो चुनो कम से कम। तुम जैसे जो लोग हैं जो चुनाव नहीं करते, ऐसे पता नहीं कितने जो लोग हैं घर में बैठे रहते हैं जो चुनाव करने नहीं जाते, तो ये बहुत गलत बात होती है। समझ में आया? अब देखो भारत के चुनावों में जो है गरीब तबके के लोग जो है अधिक जोश में जो है मत डालते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं उनकी उम्मीद होती है भाई कि भाई ये जो नेता है इसने बहुत गलत किया, आप उसको हरवाएंगे। मध्य और उच्च वर्ग के लोग जो है चुनावी प्रक्रिया के प्रति जो है उदासीन होते हैं, मतलब इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। आपने देखा होगा कि मुझे काम है, आपने देखा होगा, बहुत मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार मेरा ऑफिस है, मैं नहीं जा सकता, मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, है ना, मुझे बहुत काम है, मैं बिजी हूं तो मैं वोट नहीं डाल सकता। तो आप देखोगे जो ये मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर जो अपने आप को ज्यादा उच्च श्रेणी का मानते हैं तो वो वोट नहीं डालते। क्लियर हुआ? अब देखो नीचे कुछ तथ्य दिए हैं जो भारत के जो है चुनाव को लोकतांत्रिक व्यक्ति का बनाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या क्या चीजें जो है वो भारत को जो है लोकतांत्रिक बनाती हैं। क्या क्या चीजें? अब देखो यहाँ पे पहली चीज क्या बताई जा रही है भाई, आप देखोगे चुनाव में जो अक्सर यहां पर आप देखोगे सत्ताधारी दल की हार होती है। कभी कभी ऐसा भी सत्ताधारी दल, मतलब जो पहले पार्टी जो पहले थी सरकार, जिसकी पहले सरकार थी, मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी हरियाणा वाला, तो हरियाणा में पहले किसकी सरकार थी? 1982 में कांग्रेस की सरकार थी, फिर 1987 में जो है हार गए, है ना। तो यहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ताधारी दल है इसकी हार हुई है। जैसे 2013 में कांग्रेस हार गई थी, बीजेपी जीत गई थी। क्लियर हुआ? तो ये तरीके की आप बोल सकते हो यहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो है जीतने के और हारने के चांसेस है। कई राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक पार्टी की जो है सरकार एक कार्यकाल में जो है अधिक नहीं चलती। तो आप देखोगे बहुत सारी जो हमारे जो राज्य की जो पार्टी है तो वो एक कार्यकाल ही पूरा कर पाती हैं और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी आ जाती है। बीजेपी, जैसे हम यूपी की बात करें, पहले बसपा थी, फिर उसके बाद सपा, फिर बसपा, फिर आप देखोगे फिर बीजेपी आ गई। तो पार्टियां जो बदलती रहती हैं। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में सांसद जो है, वर्तमान सांसद और विधायकों में जो है अधिकतर को जो है चुनाव में हार का जो है सामना करना पड़ता है। तो आप देखोगे एक विधायक जो होता है, ऐसा नहीं है कि अगर उसने बहुत बढ़िया ही काम करवाया है तो शायद वो लगातार जीतेगा, लेकिन अगर उसने काम ठीक नहीं करवाया तो भाई उसकी हार सुनिश्चित है, वो हारेगा ही हारेगा। कई धनी और बाहुली नेता भी जो है चुनाव हार जाते हैं, होता है भाई, बहुत बारी जो होता है। आप देखोगे कि बहुत सारे जो बाहुली जो लोग होते हैं
वो चुनाव हार जाते हैं, लोग उनसे परेशान होते हैं, उन्हें हरवा देते हैं। तो जब चुनाव की जो परिणाम आते हैं तो आप देखोगे अक्सर हारने वाली पार्टियां जो होती हैं जनता का आदेश मान के जो है स्वीकार कर लेती हैं। अब होता है, आपने देखा होगा ना कि जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो जो हार जाती है पार्टी कहती है कि भैया देखो कुछ कोई बात नहीं, हमने अपनी मेहनत से हम चुनाव लड़े, और वो जनता की जो आप बोल सकते हो ना, जनता का जो चुनाव था उसको स्वीकार कर लेते हैं, भाई जनता ने सही किया, अब कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, है ना। सोच के देखो, अब फिर से जो है सब कुछ सामान्य तरीके से चलने लगता है, और फिर से जो है 5 साल बाद फिर से आप बोल सकते हो कि चुनाव होते हैं और फिर से ये लोग वोट देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको जो है हो गई हैं। अब जैसे हम एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी की चुनौतियां। अब भाई क्या क्या चुनाव में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, मतलब ये जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं जो भारत में ही देखने को मिलती हैं, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, कि जैसे कोई भी अगर आप चाह रहे हो कि भाई कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में जो है स्वतंत्र चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो, तो उसमें कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। सर क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? तो आप देखोगे कि धन और संसाधन के मामले में बड़ी पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को जो है वरहदस्त प्राप्त होता है, तो जबरदस्त प्राप्त होता है, जबरदस्त होगा, है ना। तो भाई अब जैसे हम बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें, जब बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें तो उनके जो उम्मीदवार होते हैं इनको काफी अच्छा खासा जो है कि आप यहाँ पर आप देखोगे धन और संसाधन बहुत अच्छे। जैसे हम बात करें बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके पास बढ़िया फंड होता है भाई, पैसा वैसा होता है ना। और आप देखोगे तमाम पैसा जो है खर्च किया जा रहा है चुनाव में। अब इतना पैसा आप सोच के देखो किसी हम अच्छे काम में लगा दें, है ना, समाज की भलाई में लगा दें, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो भाई चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या है, खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा होता है। इससे जो है छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है बराबर की लड़ाई का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा खर्च किया जा रहा है, खूब पैसे बांटे जा रहे हैं भाई, है ना, खूब अलग अलग तरीकों की जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि जो है लोगों के मन में वो पार्टी के लिए ही एक सकारात्मक जो है इमेज बन जाए। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जो आप देखोगे यहाँ पर आपको आपराधिक जो है पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का जो है बोलाबाल दिखेगा। आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग हैं, आपने देखा है कभी कोई भी सीधा साधा इंसान जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा हो? नहीं होता ऐसा। आप देखोगे जैसे बिहार साइड चले जाओ, बिहार में तो बहुत बुरी हालत है, जितने भी ये विधायक वगैरह जो हैं ये सब कैसी प्रवृत्ति के हैं, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और ये कहीं ना कहीं अपराधी रहे हैं, कभी ना कभी इन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर एक और आता है, यहाँ पर नेपोटिज्म नाम का कीड़ा आता है भाई, है ना, परिवारवाद का भी एक कीड़ा यहाँ पर आता है, दिखाई देता है कि भाई चुनिंदा परिवारों में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो है कुछ जो लोग हैं वही सिर्फ उसमें चुने जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, मतलब वही जो आप बोल सकते हो कि कुछ जो फैमिलीज हैं सिर्फ उनके लोग ही जो है क्या बनते हैं, उस पार्टी के लीडर बनते हैं। क्लियर हुआ ना। जैसे आप देखोगे कुछ जो चुनिंदा परिवार जो है उनका दबदबा रहता है, बाकी के जो दूसरे जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि काबिलियत के अनुसार जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई एक परिवार से आ रहा है तो उसी परिवार का जो सदस्य जो है वो नेता बनेगा या फिर उम्मीदवार बनेगा, नहीं ऐसा लेकिन होता है यहाँ पे होता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर परिवारवाद जो है वो देखने को मिलता है। इससे जो है नए लोगों के लिए जो है राजनीति का जो है सफर मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, उनको मौका ही नहीं मिलता। मुख्य राजनीतिक पार्टियां जो है नीतियों और कार्यक्रमों के मामले में एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए मतदाता को जो है सही विकल्प नहीं मिल पाता। अब होता क्या है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, सारी जो पार्टियां हैं वो एक ही बात बोल रही हैं, एक ही बात बोल रही हैं। तो होता क्या भाई, होता यह है कि जनता जो है उसको विकल्प नहीं मिल पा रहा, नहीं विकल्प मिल पा रहा, उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना, उसको किसी भी प्रकार का जो है कोई भी विकल्प नहीं मिल पा रहा कि हम जो है किसको चुने। सारी पार्टियां एक जैसी बातें करती हैं और जब सत्ता में आ जाती हैं तो ये अपने वादे को पूरा नहीं करती। तो ये कुछ समस्याएं जो है ये इनके सामने आती हैं, ये कुछ समस्या। फिर इससे होता क्या, इससे होता ये है कि कई बार होता यह है कि जो अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं वो वोट नहीं डालते, या फिर वो राजनीति से दूर रहते हैं कि भाई हमें राजनीति में जाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कई बार ये भी सिचुएशन देखी जाती है कि जो पार्टियां होती हैं इनके अंदर ही बहुत बड़ी राजनीति होती है। जो पार्टियां हैं इनके अंदर राजनीति होती है, इनके अंदर लोकतंत्र नहीं होता, इनके अंदर ही एक बहुत बड़े स्तर पर राजनीति हो रही होती है, और आप देखोगे राजनीति का लोग शिकार बन जाते हैं, है ना। क्लियर हुआ। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं लोकतांत्रिक सरकार में। एक हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती हैं, और समय के अनुसार जो इन चुनौतियों से हम जो है लड़ते रहेंगे और अपने लोकतंत्र को और ज्यादा जो है मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ, वन शॉट था भाई, हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक प्यारे से चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।